ओके। क्योंकि मैं कितने बजे पढ़ा रहा हूँ, ट्यूशन मुझे क्या में पता। जब आप फ्री होंगे तब करना। पहले मुझे बताओ, आवाज आ रही है प्रॉपर? यस मैम। यस मैम। जब तक मैंने पढ़ाया नहीं ना तब तक आवाज बहुत अच्छे से आएगी, जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करूंगी सब पूरा हो जाएगा। मैम कल को संडे है तो हेयर वॉश भी। चल इस दुख का मैं कुछ नहीं कर सकती, खुद निपटा ले, ठीक है। गुड इवनिंग शमा। अरे शमा तुम बहुत दिनों बाद आई। शिवानी क्रैक करना है, हमने तोड़ना ही है पेपर पूरा बढ़िया तरीके से, एकदम तबला तोड़ टाइप का। लोग भी हैरान हो, बच्चे ने ऐसा क्या पढ़ लिया भाई। शमा बहुत दिनों बाद आई, आया कर भाई। वी मिस्ड यू, आई मिस्ड यू। इतना प्यारा नाम है तेरा। यार तुम भाई बीमार बहुत हो रहे हो, सारे के सारे बीमार होना कम कर दो, ठीक है। इतना कितना बीमार, गर्म पानी पिया करो घर पे भैया। कोसे पानी पीने से काफी सारी चीजें रहती है, डिटॉक्सिफाइड रहता है इंसान। थोड़ा कोसा पानी पिया करो और बाहर से मोमोज खाने बंद करो, घर का खा लो कुछ दिनों। 7 मई को पेपर है, अभी मारोगे तो कैसे चलेगा। ओके शमा। चलो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम ब्रेन पढ़ रहे थे और आज हम ब्रेन खत्म कर लेंगे ताकि हम नर्वस सिस्टम की तरफ जाए। इसके बाद मंडे को न्यूरॉन्स पढ़ेंगे और इसके बाद ट्यूसडे वेंसडे यार आंख और कान करने में निकल जाए, क्योंकि एक लेक्चर पूरा जाता है सेंस ऑर्गन में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छोड़ भी नहीं सकती मैं, ठीक है। तो इसलिए तमीज से वेंसडे तक ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और 10 फरवरी तक ही हम न्यू चैप्टर करेंगे। संडे को हम यूरिन वाला चैप्टर कर देंगे, तो हमारे पास जो बच जाएगा वो बचेगा हॉर्मोन्स और हमारे पास बचेगा कौन सा, बोन्स, है ना। तो बोन्स मोस्ट प्रोबेबली उसके नेक्स्ट संडे को होगा, ठीक है। पर मैं फिर हार्मोन पे फोकस करूंगी क्योंकि हार्मोन एक लंबा चैप्टर है, लेकिन न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ब्रेन वाले चैप्टर के साथ हार्मोन मिक्स होकर आता है, ठीक है। तो दोनों आ जाएंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। मैम गर्म पानी से प्यास नहीं जाती है, अरे कोसा पानी पी, हाँ वैसे बात सही है, प्यास नहीं जाती है, लेकिन बीमार भी तो नहीं होना ना। मैं सोचता क्यों है? पता नहीं है, मजा नहीं आता, मुझे लगता है फील नहीं आती है, ऐसे बॉडी को फील नहीं आती है क्योंकि हमें आदत होती है ना। यस लेकिन मैम। लेकिन जो कोसा पानी पीते रहते हैं उनकी प्यास चली जाती है, तो आई थिंक ये आदत का फर्क है। चलो ब्रेन की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे और कल हमने बहुत सारा अपना दिमाग खराब किया था ये बात करने में कि नर्वस सिस्टम जो होता है दो टाइप पे हमने डिवाइड कर लिया था। एक जो बॉडी के सेंटर पे है, तो उस वाले को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ब्रेन एंड और जो हमारे कॉर्नर्स पे है सेंटर के अलावा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नर्वस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी दो में डिवाइड किया था, क्या क्या, मोटर एंड मोटर एंड सेंसरी। सेंसरी वाला वो जो सिग्नल कहाँ को लेके जाता है, ब्रेन के पास। और मोटर वाला वो जो सिग्नल, ब्रेन भी दो टाइप में डिवाइडेड था। ये कौन सी भाषा है, ये तो नहीं आती मुझे। स्पेशल सेंस और जनरल सेंस। हाँ हाँ ये सही बोल रही है, स्पेशल सेंसरी एंड जनरल सेंसरी। जनरल सेंसरी, राइट। स्पेशल सेंसरी मतलब कोई स्पेसिफिक मैम। ओहो थैंक यू वंशिका, इतना ज़्यादा बोल दी तुम है। स्पेशल सेंसरी ऑर्गन मतलब वो स्पेशल ऑर्गन जो एक ही तरीके का सेंस सिग्नल देता है, जैसे आंखें मेरे दिमाग को यही बताती है कि मैंने तुम्हें देखा, मैं तुमने को एक्चुअली नहीं देखा, है ना। वो ये नहीं बताती है खाना टेस्ट कैसे कर रहा है, वो मैं खा के पता करती हूँ। जनरल सेंस ऑर्गन जनरल सिग्नल अपनी बॉडी को भेज देते हैं, कहीं पे भी छू लो टच का सिग्नल ब्रेन को जाता है, राइट। मोटर को अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो दो कैटेगरी बनेगी, क्या क्या, सोमैटिक एंड ऑटोनोमिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। हाँ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सोमैटिक का बोले तो किसको रेगुलेट करता है, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री स्ट्रक्चर्स को हमारी बॉडी में वो कंट्रोल करता है। और ऑटोनॉमस को आगे डिवाइड कर दूं तो पैरासिम्पैथेटिक एंड जब सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है बॉडी में, तो इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल कौन सा पैरासिम्पैथेटिक। हाँ नॉर्मल। और जब कुत्ते पीछे पड़ गए थे तब है ना, जब जब तुमको मेरे पे सिंपैथी आई थी कि है बेचारी भाग रही है और भागा नहीं जाता मुझसे, मुझसे चला जाता है, भागा नहीं जाता, तो मेरे पीछे कुत्ते पड़े, मैं सच में भागूंगी नहीं, मैं खड़ जाऊंगी कि तू काट ले, बात खत्म कर। लेट्स टेक अ बाइट। चलो तो रिवाइज है तुम्हें इतना, दैट्स अ गुड थिंग। तो ये चार्ट हम लोग कर चुके थे, ठीक है। एक चीज जो तुमको नहीं बताई थी मैंने कि ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये नॉर्मल कंडीशन में
मेरे ऑर्गन को रेगुलेट कर रहा है ना, तो न्यूरॉन सिग्नल ही तो भेजते हैं। तो सिग्नल वो किस फॉर्म में भेज रहे हैं? हार्मोन की फॉर्म में भेज रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक भेजता है? दैट इज एसिटाइकोलिन, ACH। ठीक है। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भेजता है? दैट इज एड्रेनलिन। ठीक है। सो ये होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। तो 2 न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पढ़ाए हैं। मैं तुमको नेक्स्ट चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाऊंगी, जब मतलब मैं तुम्हें न्यूरॉन पढ़ाऊंगी ना उसके साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है। तो ये नोट कर लो, ये पॉइंट कल नहीं लिखा था। डन। डन मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, आएगा ये। ठीक है। उसके बाद हम ब्रेन में पढ़े थे केनियम। वो डब्बा है, वो हेलमेट है जिसने हमारे दिमाग को बचा रखा है। हमने क्या किया? Correct. डब्बे को उठा दिया है ना। हाँ, क्रेनियम को जब हमने यहाँ से उठा दिया, मतलब बेसिकली उसको काट के पूरा ड्रिल करके निकाला जाता है, ऐसे नहीं खोल सकते हो, इतना इजी नहीं है। तो उसको जब निकाला तो मुझे 3 परतें दिखी। तो जो सबसे बाहर वाली लेयर थी, जो बिल्कुल क्रेनियम के पास थी, उस बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? मैम डूरा मैटर। डूरा मैटर। कैसे याद है? क्योंकि वो बहुत ड्यूरेबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर होती है वो। तो क्रेनियम के बिल्कुल स्ट्रॉन्ग लेयर पड़ी है ड्यूरा मैटर। अंदर कौन सी लेयर है जो वेब लाइक थी? और बिल्कुल अंदर जो ब्रेन के बिल्कुल साथ लगी थी, जो हम डायग्राम में देख भी नहीं पा रहे थे, वो मैम पिया मैटर। Pia matter. याद करा था हमने पैड से। हाँ, याद करा था हमने पैड से, PAD, पैडमैन। राइट, गुड। बाहर से अंदर की तरफ, गुड। नाउ ब्रेन के पार्ट डिवाइड कर लिए थे। ठीक है। ब्रेन के पार्ट होता है, एक होता है फोर ब्रेन। ठीक है। जो फोर Mid ब्रेन है, brain. ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये फोर ब्रेन है तुम्हारा। फिर होता है मिड ब्रेन, कहीं यहाँ बीच में होगा, मिडिल में। ठीक है। और फिर होता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन होता है जो पीछे, जिसको कहते हैं ना छोटा दिमाग है, पीछे मत मारो, यहाँ पे नहीं मानना चाहिए। वो सही बोलते हैं एक्चुअली, कि पीछे छोटा दिमाग होता है, क्योंकि एक पार्ट है ब्रेन का जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा फोर ब्रेन, ये फिर आता है सेंटर में मिड ब्रेन, जिसको मैं छू नहीं पाऊंगी या मैं नहीं बता पाऊंगी यहाँ पे कैसे, और पीछे है हाइंड ब्रेन। 3 पार्ट है। अब फोर ब्रेन के अंदर एक पार्ट आता है सेरिब्रम। तो यहाँ से लेकर ये बिल्कुल इस तरफ यहाँ तक, जो वो गुचड़ मुचड़ सा एरिया है ना, जो ब्रेन का तुम ये देख रहे हो, ये सारा का सारा नोन है सेरिब्रम। और दूसरा पार्ट है फोर ब्रेन का डाइसेफेलोन। डाइसेफेलोन वो वाला रीजन था जहाँ पे बहुत सारे थैलेमस थे। एक थैलेमस था, उसके नीचे लगा हुआ था हाइपोथैलेमस, और उसके एक पीछे की तरफ लगा हुआ था एपिथैलेमस। तो थैलेमस वाला डाइसेफेलोन नाम का स्ट्रक्चर था। ठीक है। उसके बाद था एक मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के बारे में ज्यादा बात नहीं करिए। और फिर आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन हमने पढ़ा है किसमें, कौन से चैप्टर में? मैम रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में। तो मुझे पता है ऊपर होता है पॉन्स, उसके नीचे बैठा होता है मेडुला, और पीछे पड़ा होता है सेरिबेलम, छोटा सा ब्रेन। ठीक है। तो सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का, उसका छोटा नाम है ब्रम, और सेरिबेलम जो बड़ा वाला नाम है वो पीछे पड़ा है। ठीक है। तो सबसे बिगेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन अगर कोई पूछ ले तो यहाँ लिख देना, बिगेस्ट पार्ट ये है, लार्जेस्ट पार्ट। एक्चुअली बिगेस्ट तो वर्ड नहीं हुआ, लार्जेस्ट लिख लो। और सोचो तुम इतना पढ़ के जाओ और क्वेश्चन ये आ जाए लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या है, तो फिर थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, है ना। तो यहीं कवर कर लेते हैं, तो नॉर्मली पूछ लिया मैम। हाइंड ब्रेन को, हाँ, हाइंड ब्रेन के पास स्टेम ऑफ द ब्रेन होता है मनीषा, अभी आएगा, टेंशन ना ले। सेरिबेलम उसमें नहीं आता लेकिन। ठीक है। तो हमने बात करी थी, इसकी बात कर लेते हैं अब, सेरिब्रम की। ठीक है। तो सेरिब्रम हमारा जो ब्रेन है, जब मैं यहाँ से देखती हूँ ब्रेन को, तो वो 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ इस तरीके से होता है, अगर मैं साइड से देख लूँ तो हमें ऐसा कुछ दिखता है, लाइक दिस। लेकिन इस ऊपर वाले पार्ट को मैं सामने से देखती हूँ तो कुछ 2 ऐसे स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, ठीक है, और ये दूसरा पार्ट ऑफ द ब्रेन है। तो एक है लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक होता है राइट हेमिस्फेयर, राइट। और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं थ्रू a band of axons which is known as corpus callosum। ऊपर से फाड़ोगे उसको तो सेंटर में ये दिखेगा। तो यहाँ पे बैंड्स ऑफ एक्सॉन होते हैं ना। अब देखो एक्सॉन का क्या है ना, जहां पर मैंने तुम्हें कहा था सेल बॉडी इकट्ठी होती है, वो जगह कैसी दिखाई देती है, ग्रे या व्हाइट? ग्रे दिखती है। व्हाइट वो दिखते हैं जब माइलिन शीट होती है। अब अगर तुम सारी के सारी एक्सॉन की जो लेयर्स हैं, एक्सॉन्स है जो सारे, उनको यहाँ पे इकट्ठा कर दो। ठीक है। तो सबको यहाँ इकट्ठा कर दो, और हेड तो उनके यहाँ है, तो हेड यहाँ पर है, तो बाहर वाला रीजन तो डार्क दिख रहा है। लेकिन जहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल से ये सारे के सारे एक्सॉन बैठे हैं, तो जब ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को हम लोग क्या बोलते थे ब्रेन के अंदर? कहीं कहीं पे तुम्हें मिल रहा है? रुको, ये कॉन्सेप्ट आगे आएगा, छोड़ो अभी, परेशान ना हो, कोई बात नहीं। आओ, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर पे आगे। ये एक्सॉन का स्ट्रक्चर था। हमें इतना पता है कि जहां पर भी हेड इकट्ठा होगा उसको हम बोलेंगे कि वो ग्रे मैटर बना रहा है, राइट, क्योंकि ग्रे दिखेगा। जहाँ पे उसके एक्सॉन इकट्ठे होंगे, जहाँ एक्सॉन इकट्ठे होंगे उसको कहते थे व्हाइट मैटर। White matter. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइलिन शीट होती थी, है ना।
नहीं जतिन। ठीक है, अब ब्रेन को हमने क्या किया, ऐसे डाइसेक्ट कर लिया उसको और ऐसे दिखा दिया तुमको कि कॉर्नर्स में ब्रेन के ग्रे मैटर होता है और सेंटर में व्हाइट मैटर होता है। इतना क्लियर है सबको? यो मैम। Yes, ma'am. बेजल न्यूक्लियर थोड़ा गलत मुझसे लेबल हो गए थे, इसे इग्नोर करते हैं। चलो आगे चलते हैं, कोई बात नहीं। अब देखो मैंने कहा था बाहर की तरफ ग्रे मैटर है ब्रेन में, जैसे कि तुम इस एमआरआई स्कैन में देख सकते हो। ये देखो, ये ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर है ना? और अंदर की तरह तुमको दिख रहा है व्हाइट मैटर, ये सारा व्हाइट मैटर है। लेकिन कहीं कहीं व्हाइट मैटर में तुमको दोबारा से ग्रे मैटर दिखता है। कहीं कहीं व्हाइट मैटर में तुम्हें दोबारा से ग्रे मैटर दिखता है, मतलब कि सेल बॉडी यहाँ इकट्ठी हो जाती है। ऐसा होता है ना? Yes, तो ऐसे वाले रीजन को हम क्या बुलाते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, है ना? तो जहां पर, यही बात मैं पीछे पूछ रही थी एक्चुअली, जहां पर सेल बॉडी बीच बीच में इकट्ठी हो रही है ब्रेन में, उसको हम इस रीजन को बोलते हैं न्यूक्लियस। अगर सेल बॉडी यहाँ इकट्ठी हुई है तो यार इसके एक्सॉन भी तो एक ही जगह पे इकट्ठे नहीं हो रहे? Yes, ma'am. तो मैं इसको भी तो कुछ बुलाऊंगी। इसको मैं बोलती हूँ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रैक्ट। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इंक्लूड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये लिख लो। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में दो टर्म्स यूज होती है, न्यूक्लियस एंड ट्रैक्ट। ये तुम लोग कभी भी अपने नर्वस उसके अंदर इंक्लूड नहीं करोगे, पेरिफेरी नर्वस सिस्टम में। ठीक है, वहां पे ये दोनों टर्म नहीं आती, वहां कुछ और टर्म है। तो अगर मेरी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में बीच बीच में सेल बॉडी इकट्ठी है तो मैं उसको बोलती हूँ न्यूक्लियस। और जहां पर बीच बीच में एक्सॉन के टर्मिनल्स या एक्सॉन पूरा का पूरा इकट्ठा हो रखा है, उनको मैं बोलती हूँ ट्रैक्ट। ठीक है, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, और ये न्यूक्लियस होता है ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। सेल बॉडी प्लस डेंड्राइट्स हम लिखते हैं, राइट? क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो ये दोनों टर्म सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन बन सकता है बहुत आराम से। चलूं आगे? Yes, ma'am. अच्छा, समझ में आ रहा है कि खो गए? Yes, ma'am. खो गए? नो मैम, समझ में आ रहा है। चला जाओ, करते हैं फोर ब्रेन। ठीक है, हे भगवान, BRAIN है यार, फोर ब्रान है, बताओ। तो फोर ब्रेन कैसा हिस्सा है? ये जो तुम ऊपर से देख रहे हो ना, कॉन्वोल्यूटेड से हिस्सा जैसे गुचुर मुचुर सा बना हुआ है, दिस इज योर फोर ब्रेन। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है कहाँ को खत्म हो रहा है? तो बहुत खराब बनाया मैंने बाय वर्ड बिठाना पड़ेगा मुझे। तो वो यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल एंड तक जाता है तुम्हारे। ठीक है, ये पूरा रीजन फोर ब्रेन है ऊपर की तरफ। तो अगर मैं ब्रेन साइड से बनाऊंगी ना तो कुछ ऐसा बनेगा। ये तुम्हारा फोर ब्रेन है। फिर इसके बीच में फोर ब्रेन का ही पार्ट आता, सॉरी, डाइसेफ्लॉन वाला पार्ट आ जाएगा। फिर उसके नीचे जाके हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज मिड ब्रेन। फिर आएगा तुम्हारा हाइंड ब्रेन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ओके। सो दिस इज योर फोर ब्रेन। फोर ब्रेन का बेसिकली सेरिब्रम लिख देती हूँ मैं, सेरिब्रम। एंड दिस इज डाइनसेफेलॉन। उसके बाद जो ये रेड वाला पार्ट है, दिस इज मिड ब्रेन। मिड ब्रेन बीच में होता है, तभी तो बेचारे को मिड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, लास्ट में जो एंड में पड़ा है दैट इज हाइंड ब्रेन। तो ये तीनों मिला के हमारे बनते हैं हाइंड ब्रेन। ओके, Yes, ma'am. अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो एक्सॉन का बंडल होता है उसे हम बुलाते हैं ट्रैक्ट। ठीक है शिवानी? Yes, ma'am. ओके, नाउ हम किस पे फोकस करने वाले हैं? फोर ब्रेन पे। तो फोर ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सेरिब्रम और दूसरा डाइसेफेलॉन। और डाइसेफेलॉन किस किस से मिलके बना है? एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। है ना? तो ऐसा कुछ थैलेमस होगा, ऐसे बना देती हूँ, थैलेमस बोला है ना, तो थैलेमस जो भी होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ होगा। उसके नीचे होगा हाइपोथैलेमस, क्योंकि हाइपो मतलब नीचे, है ना? उसके नीचे पड़ा होगा हाइपोथैलेमस। और एक होता है एपिथैलेमस। एपी का मतलब होता है किसी एज की तरफ, या तो एंटीरियर साइड पे या पोस्टीरियर साइड पे। तो एंटीरियर, ये सब कुछ एक बेस के ऊपर लगा हुआ है, बेस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर पड़ा होता है हमारा एपिथैलेमस। और एपिथैलेमस का ना एक और नाम है, इसको हम बुलाते हैं पीनियल ग्लैंड। सुना है किसी ने? यो ठीक है,
तो मैं यहाँ पे दोबारा से डिवीजन लिख रही हूँ क्योंकि जितनी बार मैं लिखूंगी तुमको उतनी बार याद होगा, है ना। तो डायसेफेलॉन में हमारे पास है सबसे पहले थैलेमस, फिर हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में बहुत पढ़ेंगे इसके बारे में, ब्रेन में भी इससे क्वेश्चन आता है। और लास्ट है हमारा एपिथैलेमस, और एपिथैलेमस का दूसरा नाम है हमारे पास पीनियल ग्लैंड। तो पीनियल ग्लैंड कौन से ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन? फोर ब्रेन। ठीक है, डन। चलो आगे। Yes, ma'am. अब जो सेरिब्रम है उसके ऊपर अच्छा ये व्हाइट व्हाइट सी लेयर कौन सी है? Arytenoid. Arytenoid. एरिकोनॉइड है। अब ये जो तुमको ऐसे ऐसे कॉन्वोल्यूशन से दिख रहे हैं, ये कॉन्वोल्यूशन जो अंदर की तरह डिप्रेशन है उसको क्या बुलाते हैं? गायरी या सल्कस? Ma'am, sulcus. तो ऊपर की तरफ उठे हुए हैं उसे क्या बुलाते हैं? गाइड। पता है क्यों बने होते हैं? ब्रेन तो न्यूरॉन से ही बना है ना, अगर ये सीधा होता तो कम न्यूरॉन आते, लेकिन ये उबड़ खाबड़ है ना, तो ये जितने भी सल्कस है ना इनके अंदर भी न्यूरॉन घुसा हुआ है। तो ये सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ब्रेन का सेरिब्रम इस तरीके से होता है ताकि ज्यादा न्यूरॉन इसके अंदर जा सके। ठीक है, ओके। तो गायरी Yes. सर्कल क्या करते हैं? इंक्रीजेस ma'am. द सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम। इंक्रीज सेरिब्रम, ये नहीं पूछेंगे, नॉलेज के लिए बता दिया, किसी ने मुझसे पूछा था एक बार तो ऐसे ही मैं इमोशनल हो गई। चलो नेक्स्ट चलो। गायरी सल्कस कल भी लेबल कर लिया था हमने। गायत्री ये वाली Yes, ma'am. Wait. बेटा आप तो काफी दिनों से चेक Done, नहीं किया, आई थिंक 54 kg होना ही चाहिए आपके। देखो चलो अब हम बात करते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम। देखो पता है क्या होता है, ये जो गायरी, ये जो तुमने सल्कस पढ़े हैं ना ब्रेन के अंदर, कुछ कुछ जगह पे ये सर्कल बहुत डीप है। ये इतने डीप है कि ये पूरे के पूरे 4 ब्रेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेन था ऐसे गुचड़ मुचड़ सा था, यहाँ पर ऊपर वाला बता रही हूँ मैं सिर्फ। ठीक है, यहाँ पर जो सल्कस है वो इतना ज्यादा डीप है कुछ जगहों पे कि उन सल्कस का स्पेसिफिक नाम है और वो ब्रेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो उन सल्कस के बेसिस पे जो सेरिब्रम है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड है और उन एरियाज को हम लोब्स बुलाते हैं। ठीक है, तो एक ये लोब होती है, उसके बाद 3 और लोब्स होती है। सो बेसिकली जो सेरिब्रम है वो डिवाइड होता है इनटू 4 लोब्स। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो 4 रीजन्स में डिवाइड होता है। और कैसे डिवाइड हो गया? बिकॉज ऑफ डीप सल्कस, कुछ डीप सल्कस है जिसने इसे 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो Yes, आ जाओ। ma'am. तो इन 4 लोब्स का नाम क्या है? उसी के बेसिस पे सेरिब्रम भी डिवाइडेड है। ठीक है, पहला है, अब ये तो तुम सामने से भी कर सकते हो, तो बैठे हो, तो सबसे पहला कौन सा है? ये वाला माथा जिसको कहते हैं। तो ये वाला जो लोब है ब्रेन का, इसको हम बोलते हैं फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल। उसके बाद जो बिल्कुल कान के पास है, अगर तुम कान के ऊपर हाथ लगाओ तो इसे कहते हैं टेम्पोरल, दोनों तरफ है। ठीक है, उसके बाद जो पीछे वाला है उसे कहते हैं ऑसिपिटल। तो फ्रंटल, टेम्पोरल एंड ऑसिपिटल। बचा ये वाला हिस्सा, इसे हम कहते हैं पेराइटल। तो 4 लोब्स में डिवाइडेड हो गया, हुआ कि नहीं? Parietal Yes, con- ma'am. Yes, ma'am. parietal con- फ्रंटल, टेम्पोरल ये कान के ऊपर वाला हिस्सा, ऑसिपिटल पीछे वाला हिस्सा, और ये बिल्कुल सर के ऊपर ये पेराइटल, ये वाला। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये कुछ डीप सल्कस है, डीप सल्कस है। ये डीप मैं तुम्हें नॉर्मल लैंग्वेज बोल रही हूँ, ऐसा लिखा नहीं होगा कहीं, पर इन सल्कस की वजह से ब्रेन डिवाइड हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको तुम्हें यहाँ दिखाऊँ तो इस पिक्चर में बहुत अच्छे से दिया है, तुमको ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जो हाँ, इसी के बेस पे क्रेनियल बोन्स के नेम भी होते हैं। ठीक है, तो तुमको ये याद करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा भी देती हूँ। ये प्री सेंट्रल गायरस ये तुम्हारे काम का नहीं है, पोस्ट सेंट्रल गायरस तुम्हारे काम का नहीं है। एक सेंट्रल सल्कस कर लो, सेंट्रल सल्कस कभी कभार पूछ लेते हैं कि फ्रंटल लोब को पैराइटल लोब से अलग कौन करता है? सेंट्रल सल्कस करता है। कुछ नहीं है, बस एक डिप्रेशन है। देखो, तो फ्रंटल लोब ये वाली हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, तुम्हारी मेमोरी, तुम्हारे एप्टीट्यूड के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। पैराइटल लोब ये बिल्कुल ऊपर वाली, उसी ऑर्डर में करते हैं, इसमें पड़ा है फ्रंटल लोब, फिर आए टेम्पोरल लोब, कान के पास वाली ये येलो वाली, फिर उसके पीछे ऑसिपिटल लोब ये वाली। देखो, ऑसिपिटल लोब के नीचे सेरिबेलम है। ठीक है, अभी मैं तुमसे 4 ब्रेन की बात करूँ, क्योंकि हाइंड ब्रेन में मत चले जाना। ठीक है, और फिर होगी पैराइटल लोब। इतना क्लियर है डायग्राम से? ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. लेटरल सल्कस भी हम हटाते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनकी।
चल मैं लेटरल फील भी रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। चले आगे। Yes, ma'am. अब आएगा इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब आएगा इस पे क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट इनके फंक्शन। ये हो गए तो फिर तुम्हारा सेरिब्रम वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सेरिब्रम से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो यहाँ से करते हैं। देखो फ्रंटल एरिया कौन सा है, हाथ लगाओ। ये फ्रंटल एरिया है। अब फ्रंटल एरिया किस चीज के लिए फेमस है, मोटर एरिया होने के लिए फेमस है। मोटर एरिया का क्या मतलब है, क्या काम करता होगा? ब्रेन Brain से से जाने signal लेके जाता है। ब्रेन से सिग्नल भेजता होगा पूरी बॉडी को कि क्या करना है, राइट। तो मैं कह सकती हूँ इसी पिक्चर के अंदर, मेरे क्या चीज़ है पैरों में, इसी पिक्चर के अंदर कि यहाँ जो न्यूरॉन्स पड़े हैं, दिख रहे हैं, न्यूरॉन बना रही हूँ मैं, Yes, ma'am. सेल बॉडी यहाँ पड़ी होगी। देखो जहाँ न्यूरॉन की सेल बॉडी पड़ी है उसी को हम वही लोकेशन बोलते हैं न्यूरॉन की। एक्सॉन पे डिपेंड नहीं करता, वो सेल बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यूरॉन पड़ा है उसकी सेल बॉडी होगी, और वैसे कहीं नीचे जाता होगा, और फिर वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से निकल के हमारी बॉडी के ऑर्गन में चला जाता होगा। लेट्स से दिस इज माय हैंड, उसने हैंड को सिग्नल भेजना था फॉर एग्जांपल, ठीक है। हैंड को उसने सिग्नल भेजना था, तो उसको भेजने के लिए सिग्नल है, ये तो एक्सॉन लगेगा, ठीक है। तो जो सिग्नल था वो यहाँ से गया, ये मोटर फंक्शन है ना, समझ रहे हो। बहुत सारे न्यूरोनल कनेक्शन होते हैं, इतने वैसे लंबे न्यूरॉन्स भी होते हैं, मतलब इस तरीके का कनेक्शन होगा, ठीक है। तो मोटर फंक्शन को रेगुलेट कर रहा है। तो अपने एनसीईआरटी में इसी डायग्राम में आगे लिख लेना, मोटर फंक्शन, मोटर रीजन है ये मेन, ठीक है। तो जितने भी मोटर एक्टिविटी है तुम्हारी बॉडी में हो पा रही है, जो सिग्नल ब्रेन से आ रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। सेकंड, इसी के पास एक रीजन आता है दिस इज नोन एज प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। देखो फ्रंटल पार्ट ये है ना, तो प्री फ्रंटल है बिल्कुल टिप वाला पार्ट। मैं ये कह रही थी अगर ये मेरा पूरा फ्रंटल पार्ट है तो बिल्कुल टिप वाला पार्ट है वो प्री फ्रंटल है, ठीक है, ऐसे कह लेते हैं। तो ये है प्री फ्रंटल पार्ट, इसे लिख लो प्री फ्रंटल। कर रहे हो लेबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. साथ साथ कर लो, नहीं तो होगा नहीं। तो प्री फ्रंटल जो पार्ट है उसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। देखो कॉर्टेक्स और मेडुला एक बहुत नॉर्मल टर्म है जो तुमको पता होनी चाहिए, बायोलॉजी में, बायो में बहुत कॉमन है कि हमेशा कोई भी अगर एक सर्कल ही लगा लो, कोई भी सर्कल है, तो जो आउटर पार्ट होता है उसको हम क्या टर्म यूज करते हैं, आउटर रीजन इज ऑलवेज नोन एज कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Medulla. इनर इज ऑलवेज नोन एज मेडुला। ये नॉर्मल टर्मिनोलॉजीज है, तो तुम उसमें भी देखोगे जब किडनी का स्ट्रक्चर करोगे, ठीक है। तो ये तुम्हें जो कॉर्टेक्स वर्ड इन्होंने यूज कर लिया ना, ये फ्रंटल के बात कर रहे हैं कि जो फ्रंटल रीजन है ना ब्रेन का, इसका जो बिल्कुल आउटर वाला रीजन है उसकी बात कर रहे हैं। तो फ्रंटल पार्ट बेसिकली फ्रंटल कॉर्टेक्स है, बिल्कुल टिप्स पे पड़ा है ये, तो ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो फ्रंटल कॉर्टेक्स इसलिए फेमस है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन फंक्शन, इससे एसोसिएटेड है। जैसे किसी की पर्सनैलिटी है, इस रीजन से एसोसिएटेड है, ब्रेन के इस रीजन पे डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी कैसे है। जैसे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, किस टाइप के। एप्टीट्यूड होते हैं ना, थोड़े से एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन कर लेने, लॉजिकल रीजनिंग वाले क्वेश्चन कर लेने, तो वो इस रीजन से कंट्रोल होते हैं। किसी के बहुत अच्छे से डेवलप है तो उसकी लॉजिकल रीजनिंग ज़्यादा होती है, किसी में नहीं होता बहुत अच्छे से तो नहीं हो पाती। इमेजिनेशन, जो इमेजिनेशन आप करते हो, ओवर थिंकिंग, एक्स्ट्रा थिंकिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब यहाँ से होती है, ठीक है। तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज एसोसिएटेड विद दिस, राइट। अब फ्रंटल एरिया में एक और रीजन होता है जिसे हम क्या बुलाते हैं, ब्रोका स्पीच एरिया। सुना है किसी ने? No, ma'am. ठीक है, एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो फ्रंटल एरिया में एक रीजन होता है जिसे ब्रोका स्पीच एरिया कहते हैं। मैंने यहाँ पे लेबल नहीं किया था, ओके अपन यहाँ बना देते हैं। फ्रंटल के अंदर ही रखना है तुम्हें इसे, ठीक है। लिखो इसे ब्रोका एरिया, इसके साथ ही लिख लेना स्पीच एरिया। ब्रोका एरिया की एक्चुअली ना ब्रेन में थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये कुछ टर्म्स है जो तुम्हें करनी पड़ेगी। ब्रोका स्पीच एरिया सुन के क्या लग रहा है, क्या करता होगा? बोलने में स्पीच मतलब बोलने में करता होगा। हाँ, तो देखो ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स लिप्स एंड टंग मूवमेंट। तो लिप्स और टंग, देखो मैं खुद डिसाइड कर सकती हूँ ना मुझे लिप्स मूव करनी है या टंग मूव करनी है, तो मेरे लिप्स और टंग की मूवमेंट को ये कंट्रोल कर रहा है। सो इट इज अ मोटर एरिया। देखो फ्रंटल एरिया तो था ही मोटर ना, मोटर फंक्शन कंट्रोल करता है, तो मेरी टंग को भी यही कंट्रोल कर रहा है, मेरे लिप्स को भी यही कंट्रोल कर रहा है। ये क्या करता है, ये मूवमेंट कंट्रोल करता है। तो हम अगर कुछ बोल पाते हैं वो लिप्स की मूवमेंट की वजह से और टंग की मूवमेंट की वजह से बोल पाते हैं। तो ब्रोका स्पीच एरिया जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होता। फिर जब बेबी 1 या 2 साल का होता है तो वो कोशिश करता है ना बोलने की, लेकिन मुंह से वर्ड्स नहीं निकलते। वो कोशिश कर रहा होता है एक्सप्लेन करने की, लेकिन ऐसी चीज़ें निकलती है, तो उसका ब्रोका स्पीच एरिया डेवलप नहीं होता, इस वजह से ऐसे निकलती है। फिर धीरे धीरे डेवलप होने लग जाता है, तो फिर ढंग से इंसान बोल पाता है,
राइट। सो फ्रंटल रीजन में पड़ा होता है ब्रोका स्पीच एरिया, इसकी लोकेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? यो मैम। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बना सकते हैं वो बच्चे के साथ, तो याद रखना। ओके यस नाउ मैम। ठीक है, हमारा हो गया फ्रंटल पार्ट कंप्लीट। किसी को डाउट? नो ठीक है, मैम। फ्रंटल पार्ट डन हमारा। अब उसके बाद हम चलते हैं कानों के ऊपर। कानों के ऊपर वाले रीजन को क्या बुलाया था हमने? टेम्पोरल टेम्परल लोब। टेम्पोरल Temporal लोब। lobe. टेम्पोरल लोब जो पड़ी कानों के ऊपर है वो किससे रिलेटेड होगी? ऑडिटरी सेंसरी एरिया। ऑडिटरी। ऑडिटरी सेंसरी एरिया मतलब तुम कुछ सुन रहे हो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ तो सिग्नल तुम्हारे ब्रेन को जा रहा है ना, तो सेंसरी एरिया ये, यानी कि कानों से। और ये कान कैसे बना दिया भाई मैंने क्या हो गया मुझे? ये रहे कान हमारे हैं, तो कानों से सिग्नल जाएगा और एक कौन से एरिया में सिग्नल जाएगा? तुम्हारे टेम्पोरल एरिया में। ठीक है, टेम्पोरल एरिया में न्यूरॉन्स पड़े हैं, वो रहेंगे सिग्नल। उसने सिग्नल लिया कि हाँ भैया ये सिग्नल आया है, ऐसे ना आवाज़ आ रही है कुत्तों के भौंकने की बहुत तेज तेज से पीछे से। मेरे कानों ने सिग्नल लिया, टेम्पोरल एरिया ने उसको रिसीव किया, फिर टेम्पोरल एरिया सिग्नल भेजेगा किसको? मोटर एरिया कौन सा है? फ्रंटल लोब। है ना, फ्रंटल लोब पे एरिया भेजता है वो फिर सिग्नल कि सुन भाई पीछे कुत्तों की आवाज़ आ रही है, अब भागने का टाइम है। तो फिर फ्रंटल लोब पे सिग्नल भेजेगा और फ्रंटल लोब क्या करेगा? भाग कर सिग्नल भेजेगा फिर मेरी लेग्स को कि भागो यहाँ से। तो ब्रेन के सारे पार्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ये बात बताना चाहती थी, समझ आई ये बात? यस मैम। ठीक है हाँ, लेकिन टेम्पोरल एरिया ही है जो कान से सिग्नल ले पाएगा। अगर मैं वो हटा दूँ तो फिर मेरे ब्रेन को पता नहीं चल पाएगा पीछे से कोई चीख रहा था। ओके, नेक्स्ट एरिया कौन सा है? ऑसिपिटल एरिया। उसके बाद हमने पढ़ा ऑसिपिटल। ऑसिपिटल कौन सा था? पीछे वाला, है ना। तो हमारे आंखों से न्यूरॉन्स जाते हैं पीछे ऑसिपिटल एरिया में, और वो परसीव करते हैं कि क्या मैंने देखा। तो मैंने जब मेरे को आवाज़ हुई तो मैंने पलट के देखा कुत्ते हैं, तो वो सारा सिग्नल मेरे ऑसिपिटल एरिया में चला गया। ठीक है, लेकिन ये भी सेंसरी है, तो सिग्नल ब्रेन तक गया, लेकिन मेरे को फिर क्या करना है? भागना है ना। उसके बाद सेंसरी एरिया किसको सिग्नल भेजेगा? पैराइटल लोब पे सिग्नल गया, हाँ सॉरी फ्रंटल लोब पे सिग्नल गया, फ्रंटल से मेरी टांगों को सिग्नल गया कि और जोर से भागो राइट। ओके समझ आया ना। तो सारे एरियाज एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन प्रिसीव करने की जगह होती है। अब ऑसिपिटल एरिया जो है वही डॉग को देख के प्रिसीव कर पाएगा कि वहां पे खतरा था। मेरे कान, मेरा टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब और कोई कुछ नहीं कर पाएगा जब तक ऑसिपिटल नहीं देख रहा, राइट। तो हर किसी का अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन है, और भी बहुत सारे होते हैं ऑसिपिटल के फंक्शन है टेम्पोरल के, लेकिन हम इतना ही करते हैं। ओके यस लिख लिया? लियो मैम। मैम भाई तुम पैराइट सो गए का क्या? जरा से बताना एक बार। हाँ फ्रंटल मैम पैराइटल पैराइटल तो का। मैं, अरे पैराइटल तो मैंने बताया नहीं अभी तक सॉरी माय बैड, भूल गई मैं पैराइटल। ये लिख लिया, एक सेकंड में ये डायग्राम मिटा दूं। यस मैम। टेम्पोरल का बता के मैं उसी पैरेलल पे चलेगी, पैराइटल तो मैंने बोला ही नहीं, माय बैड। पैराइटल एरिया जो होता है वो सोमैटो सेंसरी एरिया होता है। सोमैटिक कौन से होते थे? सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या था? सोमैटिक नर्वस सिस्टम किससे एसोसिएटेड था? Involuntary muscles. इनवॉलेंट्री मसल्स ना। सो इनवॉलेंट्री फंक्शंस के जो सिग्नलिंग आती है इनवॉलेंट्री की, उससे रिलेटेड होता है पैराइटल। यार इसकी डिटेल में ना जाते नहीं है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा नहीं है। इट इज़ अ सोमैटो सेंसरी एरिया, मीन्स कि जो आपकी इनवॉलेंट्री एक्शन, अच्छा माय बैड, ये ब्रेन है। यस मैम। ओके अच्छा डायग्राम नहीं है, एक सेकेंड यार, कौन सा डायग्राम पे बताऊँ? ये ब्रेन है, ठीक है। सो ब्रेन में जो हमारे पास मेन पार्ट होता है ये वाला, दिस इज फोर ब्रेन, ये, और हम सेंटर के रीजन को भी फोर ब्रेन में कंसीडर करते हैं। दिस इज फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन मेनली एसोसिएटेड होता है ना, वो कौन से फंक्शन से एसोसिएटेड होता है? वॉलेंट्री। क्योंकि तुम देख रहे हो ना मोटर रीजन वहां पर है, तो जो वॉलेंट्री फंक्शंस तुम्हारी बॉडी के है ना, वो फोर ब्रेन रेगुलेट करता है। उसके बाद कौन सा रीजन आता है फोर ब्रेन के बाद? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन। मुझे मेरा कर्सर ही नहीं दिखता आजकल।
ये यहाँ कहीं मिड ब्रेन है हमारा, ठीक है। तो जो मिड ब्रेन होता है और उसके बाद लास्ट में कौन होता है? Hind brain. Hindbrain. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये हमारा पूरा का पूरा हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, और ये इसके अंदर यही भी इंक्लूड होता है पूरा का पूरा। तो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन किससे एसोसिएट होते हैं? हमारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ये एसोसिएट करते हैं। तुम ऐसे भी याद रख सकते हो कि तुमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, राइट? तो ये इनवॉलेंट्री फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ओके, इतनी बात क्लियर? Yeah, ma'am. Yes, ma'am. नहीं, ये करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत तो डिफ्रेंसिएशंस होती है ना, थोड़ी बहुत तो चेंजेस होते हैं ना। तो जो हमारा पैराइटल वाला रीजन था अनीश, वो क्या करता है? वो सोमैटोसेंसरी एरियाज को रेगुलेट करता है। बेसिकली जो सेंसरी सिग्नल जा रहा है हमारे पास, जो हमारे ब्रेन को सेंसरी सिग्नल मतलब हमारे ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रहा है, ठीक है, फिर वो उसको सिग्नल दे के रेगुलेट करेंगे। अब सोमैटो का मतलब क्या था? इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री? Voluntary. Voluntary. वॉलेंट्री ना। अब पीछे जाऊं, ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब समझाती हूँ। भाई तू ये यस मैम इतना थक के क्यों बोलते है, ये बता। सो के नहीं आती, खा के नहीं आती है, क्या हुआ तुझे? ये बेचारी इतना थकी हुई सी Ma'am, बोलती है, मुझे दर्द होता है बहुत। सो बेटा सोमैटो सेंसरी एरिया कुछ नहीं है, बस हमारे जो इनवॉलेंट्री ऑर्गन से, ऐसे लिख देती हूँ मैं, इनवॉलेंट्री ऑर्गन से सिग्नल को भेज रहा है ये पैराइटल रीजन में। दैट्स इट, ऐसे होगा। ओके, Yes, ma'am. चलो वो मेरी गलती यार, मैंने पीछे पहले बताया नहीं, भूल गई मैं, इतना सारा ब्रेन है, Ma'am. कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ बोल 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 बोल। Ma'am, prefrontal cortex भी एक बार एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब है कि ये फ्रंट रीजन है, उसमें भी बिल्कुल फ्रंट पे आ जा। देख अगर मैं ऐसे देखूंगी तो यहाँ से यहाँ तक पूरा फ्रंटल रीजन हो गया ना, तो मैं उसमें Yes, बिल्कुल ma'am. सेंटर में आती हूँ। ये प्री फ्रंटल एरिया है। तो प्री फ्रंटल एरिया होता है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी से एसोसिएटेड होता है। तुम जो असर्शन रीजन क्वेश्चन कर पाते हो, तो तुम एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर पाते हो, कैसी पर्सनैलिटी है तुम्हारी, कितनी इमेजिनेटिव पावर है, जब मैं बोल रही हूँ तो तुम कितना इमेजिन कर पा रहे हो, तो ये सब कुछ रेगुलेट करता है प्री फ्रंटल एरिया। अपने हाथ को ना ऐसे मत मारा करो, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है ये तुम्हारा, ठीक है? Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके, चले नेक्स्ट पे। Yes, ma'am. ऑलराइट, एक सेकेंड अनीश, ये देख, सोमैटिक है ना, वॉलेंट्री है, ऑटोनोमिक मतलब सेल्फ, इनवॉलेंट्री हमने ऐसे याद किया था ना ऑटोनोमिक से, आया यार? Yes, ma'am. मैम तो उसमें जो अभी लिखा सोमैटिक, उसमें इनवॉलेंट्री आएगा, वॉलेंट्री आएगा? बेटा वॉलेंट्री आएगा, Voluntary. जो हम खुद से कर रहे हैं। इनवॉलेंट्री तो वो कंट्रोल कर रहा है ना, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। Yes, ma'am. हो गया? होता है यार, ब्रेन होता है, इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है एक टाइम के बाद, इसलिए तो जैसे जैसे खुलता जाता है ये थंग करता जाता है, पर ध्यान से सुनना होता है, ठीक है? धीरे धीरे होगा, रिवाइज जरूर करते रहना साथ में। चलो अब एक और बात बताती हूँ, इस एरिया का नाम है वर्निक एरिया। देखो जहाँ पे स्पेशल एरियाज के नाम आते हैं उस पर क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए वो कराने जरूरी है। अब एक आता है वर्निक एरिया, किसके ऊपर दिख रहा है तुमको ये एरिया? कौन सा पार्ट है ब्रेन का ओवरऑल? टेम्पोरल लोब के ऊपर। हाँ, तो बेसिकली हमें ये, हाँ, सेरिब्रम के पास दिख रहा है, Cerebrum. Yes, ma'am. है ना? Yes, सेरिब्रम के पास हमें दिख रहा है, तो ये है वर्निक्स एरिया। ये है जहां पर तुम्हें समझ आना बंद हो। देखो वर्निक एरिया वो होता है कि जैसे कोई चाइनीज बोल रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही क्योंकि मुझको चाइनीज नहीं आती, कोई तेलुगु बोलता है मुझे समझ नहीं आती क्योंकि मुझे तेलुगु नहीं आती, राइट? लेकिन कोई हिंदी बोल रहा है मुझे तब भी समझ नहीं आ रही, आई एम सो कंफ्यूज्ड, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है, मैं उसके वर्ड्स को समझ ही नहीं पा रही। तो दिक्कत है मेरे वर्निक एरिया में। वर्निक एरिया आपको कैपेबल बनाता है कि आप किसी की भाषा समझ पाओ, मतलब आप किसी की कही हुई बात समझ पाओ। जैसे तुम्हें हिंदी आती है तो मैं तुम्हें हिंदी में पढ़ा रही हूँ, तुमको समझ आ गया। इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है। लेकिन मैं बोल रही हूँ तुमको समझ ही नहीं आ रहा। कॉन्सेप्ट की बात नहीं, मैं जर्नली बात कर रही हूँ, मैं जर्नली बात कर रही हूँ अंशुल से कि ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे हुआ, इसको समझ ही नहीं आ रहा, मतलब ये समझ ही नहीं पा रहा मैं क्या बोल रही हूँ, रिसीव ही नहीं कर पा रहा। एंड ही डोंट नो कि उसके दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा। उसके वर्निक एरिया में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सीवियर कंडीशन होती है तब ऐसा होता है। तो वर्निक एरिया वो होता है कि जहाँ पर आप किसी भी बात को, किसी लैंग्वेज को समझ सकते हो। तो जब समझने की कैपेबिलिटी खत्म हो जाए किसी भी इंसान की, तो हम कहते हैं वर्निक एरिया में इफेक्ट होगा। तो किसी को अगर यहाँ पे चोट वगैरह लग जाए तो फिर उसको कहीं भी बातें समझ नहीं आएगी, बिल्कुल समझ आई? Yes, ma'am. हाँ, तो तुम्हारा वर्निक एरिया बढ़िया चल रहा है। ठीक है, Yes, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब मेरे को बताओ 2 + 8
प्लस 4 कितने होते हैं? 14 14 पक्का? Yes, यस ma'am. Yes, मैम तो कौन सा एरिया है जो तुम्हारा बढ़िया Yes, चल रहा है? ma'am. बढ़ने के एरिया कौन सा एरिया जो तुम्हारा बढ़िया चल रहा है? एक तो बढ़ने वर्निक के एरिया बढ़िया चल रहा है कि तुम्हें मेरी बात समझ जाए, और ये जो तुम एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन सा कर पाए, ये कैसे कर पाए? मैथ कौन से एरिया में हुआ था? प्रीफ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये अगर मैं बोलिए मैंने क्या किया अभी, हाथ उठाया तो ये कौन सी एरिया पे सिग्नल गया है? फोरब्रेन पेरिटियल ओसिपिटल बचे कौन से एरिया? सारे तो बोल दिए तुमने। मैम पेरिटियल होगा राइटल यस मैम विजुअल कौन सा Yes, होता है? ma'am. occipital जब ऑक्सीपिटल होता है तो तुझे देख के पता चल रहा है मैंने हाथ उठाया, तो तू के पीछे भेज रही है सिग्नल। पैराइटल मैम तुम ऐसे भी याद कर सकते हो। तो आपका ऐसे मैम क्या occipital सेंसरी तो तो मुझे बात ही समझ आई। मैं एक चीज बोलने वाली थी कि अगर तुमको फ्रंटल ऐसे याद हो गया फ्रंट से, ऑसिपिटल पीछे से याद हो गया, ठीक है, और तुमको टेम्पोरल यहाँ से याद हो गया कानों के ऊपर, तो पैराइटल कैसे याद रख सकते हो कि जब पेरेंट्स आशीर्वाद देते हैं तो सिर पे हाथ रखते हैं ना, यहाँ हाथ रखते हैं। ऐसा तो नहीं देते आशीर्वाद कि या भाई जीते रहो ऐसा तो नहीं करते कि किसी के साथ ये तो नहीं होना। तो यही हाथ रखते ना बेटा, यानी जैसे पकड़ते जीता रहा तू तो पैराइटल ये रीजन होता है, ठीक है? ओके Yes, ma'am. यस मैम जीता रहा पटैक चलो, थोड़ा सा ये इन्होंने डाइसेक्शन में दिखाया है, बार बार दिमाग दिखा रही हूँ ताकि तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए ये रहा सेरिब्रम, ये गुचड़ू मुचड़ू सा एरिया है ना। अच्छा ये बताना फिर, अगर तुमको ये पता है तो ये क्या है फिर, इसे क्या बोलूं मैं? cerebrum डायरी गायरी भाई गायरी, ये गायरी है ये? डायरी नहीं है मैम बाहर की तरफ है तो बे अंदर की तरफ है, अंधा हो गया है? Yes, ma'am. Inside को है मैम ये सल्का से यार दिख नहीं था। बस सर्कस है ये। कर लेंगे अनीश का विजुअल कॉर्टेक्स निकल लिया है, तू इस पे टेम्पोरल पे वर्क कर, कान ध्यान से सुन यस मैम ठीक है, चलो अब डाइसेफ्लॉन की तरफ चले। आई होप आगे डाइसेफ्लॉन ही है। यस मैम ओके कुछ टर्म्स है जो तुमको पता होनी चाहिए, ये टर्म्स तुम्हें तंग कर सकती है, ठीक है? नीट वाले बहुत अच्छे से तुम्हारे जज्बातों से खेल सकते हैं, हम खेलने नहीं देंगे। ओके चैट हमें हुआ है, या ब्रेन खत्म करके भेजूंगी आज, अगर 5-10 मिनट ऊपर हो गए तो मुझे माफ कर देना, सबकी माताओं से मैं क्षमा चाहूंगी। न्यूक्लिया या न्यूक्लियस होगा ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर तुम्हें बीच बीच में दिख रही है सेल बॉडीज का इकट्ठा गुच्छा, तो वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज कर रहे हैं, इसलिए हम उनको बुलाते हैं न्यूक्लियस, कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज तुमको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिल जाए तो ऐसा थोड़ी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तुमको ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज नहीं मिल सकती, वहां भी मिल सकती है। अगर मुझे मिल गई मेरे हाथों के यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल बॉडी बनी, अब मैं इसको क्या बुलाऊं? तुमने तो बोल दिया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में न्यूक्लियस होता है, अब इसको क्या बोलूं? तो मैं इसको बुलाऊंगी गैंग्लिया। सो गैंग्लिया इज अ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो न्यूक्लियस और गैंग्लिया के बीच में डिफरेंस आ सकता है, बात समझ आई? Yes, Yes, ma'am. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी मुझे दिख गई कुछ 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 कुछ, तो हम उसको बुलाएंगे न्यूक्लियस। लेकिन अगर मुझे वही सेल बॉडी बेचारी यहाँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दिख गई तो हम उसको क्या बुलाएंगे? गैंग्लिया। ओके चलो, ट्रैक्स क्या होते हैं? ट्रैक्स क्या होते हैं? रेलवे के ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ट्रैक्स होते हैं ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेल बॉडी बना दी, उसके पीछे की पूंछ नहीं बनाओगे, तो ये रही एक्सॉन्स। तो एक्सॉन्स जो हमें मिलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, अरे किसी भी एंगल में हो सकते हैं ना ये, तो जो एक्सॉन्स होते हैं इनको हम बुलाते हैं ट्रैक्ट्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिर्फ सिर तो होगा नहीं, उसके पीछे पूंछ भी तो लगी होगी, तो यहाँ पर जो पूंछें लगी हैं इनको हम क्या बुलाते हैं? नर्व्स। हम कहते हैं ना नर्व्स चेक करो भाई, नर्व्स चेक करो। basal बेसल गैंग्लिया ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। भाई पूंछों की बात कर रही हूँ मैं, क्या हो क्या तुझे? Yes, ma'am. नर्व चेक करते हैं ना, नर्व चल रही है नहीं चल रही है, मैं नसें काट लूंगा तेरे प्यार में, Yes, ma'am. उसको बोलना टेक्निकल टर्म बोल, ठीक है? नेक्स्ट इज बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन पे क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो बेसल गैंग्लियन क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एट द बेस ऑफ द सेरिब्रम। वो कह रहे हैं कि देखो कितने बदतमीज लोग हैं
पहले इन्होंने क्या बोला, पहले कहते कि ये ब्रेन है। अरे अरे मेरा ब्रेन निकल लिया। पहले कहते पहले तो ये ब्रेन है। हमने कहा चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लेते हैं, तुमको इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें कॉपी पे बनवाते हो हमसे। इन्होंने कहा जहां पर सेल बॉडीज इकट्ठी होगी ना, हम ना उसको ना डार्क मैटर, ग्रे मैटर कहेंगे। डार्क मैटर फिजिक्स में चली गई, ग्रे मैटर कहेंगे, ठीक है। फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि ब्रेन में बाहर की तरफ सारा ग्रे मैटर होगा। हमने कहा ठीक है, बर्दाश्त कर लिया तुम्हें। फिर कहते अच्छा ऐसा है कि बीच बीच में कहीं कहीं सेल बॉडी बीच में कॉन्स्पिरेसी करने के लिए साथ आ जाएंगी। हमने कहा चल कोई बात नहीं, आज तेरे को झेल लेते हैं। तो उन्होंने कहा जहां पर बीच बीच में साथ आएगी अपा उसको क्या बुलाएंगे? Nucleus. न्यूक्लियस। Nucleus. अच्छा अब ये कह रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियस ना बड़े स्पेशल होते हैं। बताती हूँ मनीषा। तो ये कह रहे हैं कुछ न्यूक्लियस बड़े स्पेशल होते हैं, उनका स्पेशल स्पेशल फंक्शन होता है। अभी बताएंगे आगे, ये ऐसे जाने नहीं देंगे हमें। कह रहे उन न्यूक्लियस का स्पेशल नाम है। कह रहे जो सेरिब्रम है ना, अब जो सेरिब्रम है हमारा ऐसे है ना, ऊपर को देखो ऐसे पड़ा हुआ है सेरिब्रम, राइट। ये कह रहे जो सेरिब्रम के बिल्कुल नीचे बेस की तरफ पड़े होते हैं ना सेल बॉडीज, बिल्कुल नीचे बेस की तरफ कहीं कहीं सेल बॉडीज पड़ी हैं, कहीं कहीं, इनका स्पेशल नाम है, हम इनको कहते हैं बेसल। क्योंकि बेस पे पड़े सेरिब्रम के, ध्यान से सुनना, बेस पे पड़े सेरिब्रम के और गैंग्लिया। गैंग्लिया वैसे तो वर्ड था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेल बॉडी के एसोसिएशन में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर भी यूज किया और इन्होंने कहा सेरिब्रम के जो बेस पे पड़ी है सेल बॉडीज उनको हम कहते हैं, उनके गुच्छे को कहते हैं बेसल गैंग्लिया। और बहुत टाइप की होती है ये, इतनी बात क्लियर है? यस मैम। ये सेरिब्रम है, यहाँ पे कहीं बेस पे पड़े होंगे ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज बीच बीच में। उसको मैं न्यूक्लियस नहीं कहूंगी क्योंकि उसका स्पेशल काम है, तो मैं उसको कहूंगी बेस पे पड़ी गैंग्लिया। किसके बेस पे? सेरिब्रम के बेस पे, ठीक है। सेल बॉडीज होती है, क्लियर? Yes, ma'am. यस जरा मैम। एक बना लेना, सेल बॉडी के गुच्छे को कहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ना इसी से आएगा, वो यही बार बार कंफ्यूज करेंगे। तो डायग्राम बना लो कि इजी रहेगा। अब वो कह रहे हैं एक लिम्बिक सिस्टम भी होता है, भैया बहुत जरूरी होता है। बेसल न्यूक्लियर और हाइपोथैलेमस, तो ये वर्ड लिख लो, आगे अभी मैं लिम्बिक सिस्टम कराऊंगी तो आ जाएगा। लेकिन इससे क्वेश्चन आता है कि लिम्बिक सिस्टम किस किस पार्ट से मिलकर बना है। तो बेसल न्यूक्लियर तो तुमने कर लिया अभी, ये बेस वाले न्यूक्लियर, उसके साथ हाइपोथैलेमस को मिला दो, फिर बनता है हमारा लिम्बिक सिस्टम। मस्त, एकदम बढ़िया, बहुत जरूरी है ये। चले आगे। बेसल हाँ न्यूक्लियर, क्या क्या क्या, दोबारा बोल। बेसल न्यूक्लियर क्या होता है? वो अच्छा है, मैन खत्म हो गई, कहते राम कौन था? वो तो बेसल गैंग्लिया नहीं था? हाँ बेसल, अरे हाँ ये इसने अच्छा पकड़ा। बेसल गैंग्लिया, मैंने देख न्यूक्लियर में डबल आई लिखा है ना, जब बहुत सारे बेसल गैंग्लिया मिलके एक गुच्छा बना रहे हैं ना तो उसको बेसल न्यूक्लिया कह रहे हैं। ये क्वेश्चन अच्छा था, ओके ठीक मैम। है। ए तुम्हें नहीं दिखा ये है? उससे पूछा, तुम नहीं पूछ सकते थे? बट दैट वाज अ गुड क्वेश्चन, थैंक यू। पता था। ओह वाह देवी, तेरा अच्छा है, रुक तुझसे अगला क्वेश्चन पूछती हूँ। ले लिख ले सबने? यस Yes, ma'am. मैम। नेक्स्ट इज सम बेसल गैंग्लिया। अरे कुछ बेसल गैंग्लियो की हम बात करेंगे, नाम पढ़ेंगे, बहुत है। एक होता है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस हिप्पोपोटामस का छोटा भाई, हमारे दिमाग में रहता है, बहुत जरूरी है, ठीक है। हिप्पोकैम्पस कैसा इंसान होता है? किसी ने हिप्पोपोटामस देखा है? नो मैम। यस फिक्स में Yes, ma'am. हिप्पोपोटामस नहीं देखा? अरे कभी फोटोज जू में जाना, यस मैम दिख कभी जू में जाना और तब जाना जब थोड़ी थोड़ी सर्दी आ रही हो। हिप्पोपोटामस ने ऐसे अपना मुंह रख के ऊपर धूप की तरफ खड़ा रहेगा, ना वो हिलेगा, कुछ नहीं करेगा, बस धूप की तरफ खड़ा रहेगा। बड़ा ही सही चीज होती है, बड़ा सही, मस्त है, मस्त एनिमल है, बड़ा मजा आता है उसे देख के, ठीक है। तो जो हिप्पोकैम्पस है वो क्या करता है, थोड़ा स्लो इंसान है, बस खड़ा रहता है, ठीक है, ज्यादा परेशानी नहीं रहता, मस्त रेस्ट में बिलीव करता है। तो हिप्पोकैम्पस इज समथिंग रिलेटेड टू रेस्ट। हिप्पोकैम्पस हिप्पोपोटामस से रिलेट करके हमें याद रखना है, रेस्ट से रिलेटेड है। तो ये करता है शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि जो मैं तुमको 1000 करोड़ों सालों से बोल रही हूँ, और लास्ट टाइम डॉक्टर एजरा ने भी बोला था कि सोना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं पूरा दिन सोते लोने लायक हो। सोना जरूरी है कैसे? तुमने पढ़ा और तुमने 8 आवर की स्लीप ली, 8 आवर्स स्लीप, ठीक है। चलो मैं 6 to 8 लगा लेती हूँ, ये कुछ बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे, इतना कैसे सुला दिया हमें, है। तो जब तुम सोते हो, जब तुमने पढ़ा तो तुम्हारी मेमोरी में वो गया। ये मेमोरी है अभी शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म है ये भी, मैं जो तुम्हें पढ़ा रही हूँ ना ये सब शॉर्ट टर्म है, अभी लॉन्ग टर्म में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म है, तुम सो गए बस। अब जो तुम्हारा ब्रेन में हिप्पोकैम्पस है ना, ये हिप्पोपोटामस, ये काम करता है, तुम्हारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करता है। सबको नहीं कर पाता,
कुछ को कन्वर्ट कर देता है। इसको लगता है यार ये चीज़ पे ना मैंने ज़्यादा ध्यान दिया था, ये हमारी खुशी ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था इस बात पे, चल इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं, बाकी को भूल जाते हैं। अब तुम सुबह उठोगे अर्ली मॉर्निंग, तुम लगाने बैठे क्वेश्चन लगाने पर बैठे भूल गए ट्रैक्ट में फ़र्क क्या है और नर्व में फ़र्क क्या है। दैट मीन्स वो शॉर्ट टर्म मेमोरी थी, निकल ली तुम्हारे ब्रेन से, लेकिन तुमको ये याद है कि न्यूक्लियस क्या होता है ब्रेन के अंदर। दैट मीन्स वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज हो गया। सो वट एवर यू स्टडी, जो वो रट्टा होता है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होता है, इसलिए पेपर से एक दिन पहले पढ़ी हुई चीज़ नेक्स्ट दिन तक याद रहती है। लॉन्ग टर्म मेमोरी है कि जो तुमने पढ़ा था, तुमको समझ आ गया, तुमने रेस्ट कर लिया, हिप्पोकैम्पस ने उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज कर दिया। ये बात तुमको सालों तक याद रहेगी, ठीक है, बहुत टाइम तक याद रहेगी। हो सकता है किसी टाइम पे जाके उसका कोई यूज़ नहीं है तो फिर वो भूल जाए, दैट्स ऑब्वियस। कभी मैंने भी फिजिक्स पढ़ी थी लेकिन अब मुझे इतने अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मेरे काम नहीं आ रही ना, तो मैं भूलती चली जा रही हूँ। लेकिन कपिल सर को सब याद है कि वो उसको पढ़ाते हैं, राइट। सो हिप्पोकैम्पस का क्या करता है, छोटी मेमोरी जो तुम्हारे दिमाग में रट्टा आया था उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करता है, और जिसकी ज़रूरत नहीं होती उसको चेंज फिर वो नहीं करता है। अब तुम कुछ भूल गए, उसको तुम दोबारा पढ़ो, जब नेक्स्ट टाइम तुम दोबारा पढ़ोगे और फिर रेस्ट लोगे तो हिप्पोकैम्पस को लगेगा कि यार अनीश बार बार इसी चीज़ को पढ़ रहा है, इसको याद कर लेता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट होगा, तो वो तुमको याद हो जाएगा। तो उसके लिए समझना होता है, जब तुम समझते हो तो हिप्पोकैम्पस को थोड़ी एक तरह से आसानी हो जाती है। तो हिप्पोकैम्पस कन्वर्ट्स शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। अगर ऐसा ना हो तो तुम हर रोज भूल जाओ, तो हर रोज सुबह उठ के पूछोगे कि अरे मैं कहाँ हूँ, ये किसका घर है, ये शर्मा जी कौन है, फिर आएगा थप्पड़, अरे पापा हूँ मैं शर्मा जी समझ आ गया? Yes, ma'am. तू भी उठ के पिताजी से मत पूछ लेना आप कौन हो बहुत पिटोगे। उसके बाद आता है एमिगडाला। एमिगडाला का क्या काम है, रेज एंड फियर से रिलेटेड है। एमिगडाला एक वही बेसल गैंग्लिया मतलब ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है, ऐसी पड़ी है सेरिब्रम के नीचे की तरफ। ये क्या करता है, इस रीजन Yes, को हमने ma'am. बोला एमिगडाला, ये क्या करता है, रेज और फियर को, रेज क्या होता है, गुस्सा। वो तो एंगर होता है यार, बदले की आग, बदले की भावना, ये इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसको तो मैं अगली बार बताऊंगा रेज और फियर बहुत दोनों ही एमिगडाला से कंट्रोल होते हैं। तो डर और वो बदले की भावना में बहुत कम फर्क है, संभल के यूज करना चाहिए, ठीक है। तो जो भी तुम्हें जब भी डर लगता है, जैसे पेपर ऊपर से संडे को टेस्ट देने से तुम्हें बहुत ही डर लगता है ना, अब कल कुछ बच्चों को दोबारा डर लगेगा, पेपर दे देना, ठीक है, क्योंकि फिर मंडे को मैं टेस्ट डिस्कस करूंगी, तुम्हें समझ नहीं आएगा कि क्लास में हो क्या रहा है। तो ये फियर वाले को एमिगडाला को कल तुमने बीट करना है और टेस्ट देने आना है, समझ आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बताओ गजनी का क्या खराब था? दिमाग खराब था। Dimaag. ये लेमन लैंग्वेज मत बोलो मेरे साथ। ब्रेन। Ma'am. ब्रेन में क्या पार्ट खराब था? मैम हिप्पोकैम्पस। Hippocampus. प्रॉब्लम इन हिप्पोकैम्पस, और क्या? वो भाई को शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट ही नहीं हो रही थी, उसको याद ही नहीं रहता था। आइला अब पता चला इसको इन्हें सॉरी आइला, ठीक है। क्या ये कौन थे बेटा? ये वो थे जिनकी पिक्चरें तुम्हारी मम्मी ने भी देखी, अब तुम भी देख रही हो, आने वाली जनरेशन भी देखेगी मैम मुझे का नाम ही याद नहीं रहता, बहुत सोचना पड़ता है तभी याद आता है, ऐसा क्यों है? तो वो अटेंशन नहीं है शिवानी, तुम अटेंशन नहीं देती किस चीज़ को, इसलिए वो चीज़ तुम्हारे ब्रेन को लगता है ज़रूरी नहीं है। जैसे अलार्म क्लॉक बजती है तो पहले तो हमें सुनती है, थोड़ी देर के बाद सुनती नहीं है, गाने की तरह लगती है और हम सो जाते हैं, क्योंकि ब्रेन को लगता है कि ये तो रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा इसे, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो वो अटेंशन का फैक्टर है कि फिर अटेंशन नहीं देता ब्रेन, उसको इग्नोर करने लग जाता है, ऐसा होता है। वो तुम अटेंशन दोगी, जो लोग इंपॉर्टेंट होंगे तुम्हारे लिए वो उनका नाम तुमको याद रह जाए, ठीक है। ओके चले आगे। Yes, ma'am. Yes, कल्पना ma'am. स्किल्ड, कल्पना ही नहीं हमारी क्लास में कोई। चलो डाइसेफ्लॉन करते हैं अब, ठीक है, खत्म करते हैं उसको। अरे अच्छा, अरे तुमको याद है कल मैंने बताया था कि ब्रेन के अंदर यार ये हटा दो, तो हंसी आ रही है मुझे, ब्रेन के अंदर 4 कुएं हैं, बताए थे Yes, ma'am. है ना। चलो अब उन कुओं की बात हमें करनी पड़ती है, मेरी बेस्ट फिल्म थी ये शिवानी, बेस्ट फिल्म थी तुम्हारी, तुमने काम किया इसमें तो देखो ब्रेन के अंदर जो जो 4 कुएं हैं, सबसे पहला कुआं हमें मिलता है कहाँ, फोर ब्रेन में, ठीक है। तो उन कुओं की बात हमें करनी पड़ेगी। अच्छा कुएं के अंदर वैसे जनरली क्या होता है, नॉर्मली प्लीज पानी। नॉर्मली, पानी। हाँ, तो ब्रेन के अंदर पानी क्या होता है, तो वाटर इन ब्रेन इज नॉन एज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, राइट। तो देखो
अब ये थोड़ा तुम्हें कष्ट देगा, लेकिन जैसे ही हाइंड ब्रेन हो जाएगा ना फिर ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो थोड़ा कष्ट दे के समझ लो कि ये रहा हमारे पास सेरिब्रम, दिख रहा है सबको सेरिब्रम? यस मैम। उसके सेंटर में तुमको ये वाइट कलर का रीजन दिख रहा है, ये वाला। तो बेटा ये वाइट कलर का रीजन एक्चुअल में एक चेम्बर है, और ये चेम्बर्स जो ब्रेन के अंदर होते हैं हम उनके लिए वर्ड यूज करते हैं वेंट्रिकल, और ये है थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। ठीक है, थर्ड है, अभी फर्स्ट सेकंड में तुम्हें कराऊंगी। तो थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बेसिकली जो हमारा ये क्या कहते हैं सेरिब्रम था उसके सेंटर में पड़ा हुआ है, एक उसके सेंटर में कुआं पड़ा है। तो ऐसे इमेजिन करना सेरिब्रम है, उसके सेंटर में कुआं पड़ा है जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा पड़ा है, उसके आसपास चीजों के अरेंजमेंट है जिसे डाइसेफलोन कहते हैं। तो थर्ड वेंट्रिकल में थर्ड वेंट्रिकल इज नॉट डाइसेफलोन, उसके आसपास अरेंज है डाइसेफलोन। तो डाइसेफलोन के क्या क्या पार्ट थे? हाइपोथैलेमस, थैलेमस एंड एपिथैलेमस का दूसरा नाम Hypothalamus. पीनियल ग्लैंड। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लैंड है ये, इसका बहुत अच्छा रोल होता है बॉडी में। देखो तो ये जो कुआं है, मौत का कुआं, उसके ऊपर लगा है, क्योंकि थैलेमस ऊपर होगा तो उसके ऊपर लगा है थैलेमस। देखो क्योंकि ये मैं तुम्हें एक पार्ट ऑफ द ब्रेन दिखा रही हूँ ना, जैसे इस टाइम मेरा फेस का कौन सा पार्ट है, राइट साइड है, तो ये राइट सेरिब्रम है ना, लेफ्ट भी होगा। तो एक इधर लगा होगा थैलेमस और एक इधर लगा होगा थैलेमस। सो थैलेमस, ये भी थैलेमस लिख दिया मैंने इसको। तो ये रहा थैलेमस, और थैलेमस क्या होते हैं हमारे थर्ड वेंट्रिकल के आसपास अरेंज होते हैं दो। क्लियर? यस मैम। थैलेमस के नीचे होगा हाइपोथैलेमस, तो थैलेमस से नीचे आ गए हम कौन सा ऊपर जा रहे हैं। तो देख थैलेमस के नीचे पड़ा है ये ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जो हमारे कुएं के आसपास लगा हुआ है, इसका नाम क्या है? हाइपोथैलेमस। अब मैंने बोला था पीनियल ग्लैंड जिसका दूसरा नाम है एपिथैलेमस। ठीक है, यहाँ से लिख लेना एपिथैलेमस। एपी का मतलब होता है किसी भी एपेक्स की तरफ, है ना, या तो एंटीरियर साइड पे लगा हो या मेरे पैरों की तरफ लगा हो। तो ये कुएं की भी दो साइड है, एक तो ये साइड है, फ्रंट ले लो, ये ले लो फॉर एग्जाम्पल, एंड इसको बैक ले लो। तो इसकी बैक साइड पे एक ग्लैंड लगा है जिसका नाम है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, दिस इज एपिथैलेमस। तो इन तीनों स्ट्रक्चर से मिलके बना हमारा डायनसेफेलॉन। समझ आया? यस मैम। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है। कुएं के अंदर क्या भरा पड़ा है? पानी। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये भाई सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पानी ना लिखाइए पेपर में, पानी पानी हो जाएंगे सारे। चलो आगे। यस मैम। अब देखो, आओ भाई दोबारा देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब तुम्हें ये डायग्राम ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। ये रहा हमारा, जहाँ पे मैं ये कर रही हूँ पॉइंटर दिख रहा है, ये कट Yes, सेक्शन ma'am. है, कट सेक्शन है ये। ठीक है, तो ये है सेरिब्रम। ओके, सेरिब्रम के नीचे, अगर ऑप्टिक नर्व छोड़ो, सेरिब्रम के नीचे जब मैं जाऊंगी तो मुझे दिखेगा थैलेमस। ये सेंटर में थैलेमस दिख रहा है, तो मुझे पता अगर ये थैलेमस है तो इससे नीचे हाइपोथैलेमस होगा, तो ये रीजन आ गया हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एक साइड है ना, दूसरी साइड दिखाई नहीं है इन्होंने, तो ये हाइपोथैलेमस है। उसके पीछे पड़ा है कौन? पीनियल ग्लैंड। तो देखो हमने डायग्राम इस डायरेक्शन में किया था, ये ब्रेन ऐसे पड़ा है उल्टा। समझ आई ना बात? यो मैम। ठीक है, ये पीनियल ग्लैंड है। ओके, उसके बाद क्योंकि ये तो यही पार्ट है, उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? मिड ब्रेन। ठीक है, यहाँ पर मिड ब्रेन आएगा, फिर उसके नीचे ये पॉन्स वाले रीजन आ जाएगा, वो बाद में करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? पीनियल ग्लैंड, थोड़ा इतनी लोकेशन समझ पा रहे हो? ये डायग्राम इस लोकेशन के लिए था, इतना समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. यस मैम। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, 1000 करोड़ रुपए लो। अब देखो हे लिम्बिक सिस्टम रह गया था ना। मैम गूगल पे में कर रहे हो कि ऐसे कैश दोगे? हम्म? मैम गूगल पे कर रहे हो कि ऐसे कैश दोगे? तेरा प्री फ्रंटल सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, इमेजिनेशन अच्छी है तेरी। डाइसेफेलॉन में हमने करा था एक लिम्बिक सिस्टम, राइट? तो देखो लिम्बिक सिस्टम कैसे बनता है, हाइपोथैलेमस और बेसल न्यूक्लियाई से। ये देख इधर आ, इधर देख गूगल पे वाली, ये रहा तेरा हाइपोथैलेमस, है ना, ये रहा Yes, ma'am. हाइपोथैलेमस, राइट? और बेसल गैंग्लिया कहाँ पर प्रेजेंट होगा? अगर ये सारा सेरिब्रम है, सारा का सारा सेरिब्रम तो है, ये सारा सेरिब्रम है, राइट? तो सेरिब्रम के नीचे की तरफ पड़ा होता है बेसल गैंग्लियन, करेक्ट बात है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, बना दूं मैं बेसल गैंग्लियन, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई किसी को आर्ग्यूमेंट है तो बोल के बताओ, तुम्हें बताती हूँ मैं। कहीं कहीं भी पड़े होंगे बीच बीच में, तो ये पड़े हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसल गैंग्लिया और हाइपोथैलेमस मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम।
जीवन का नाश ना इसी सिस्टम ने करा है। ये है हमारा इमोशनल ब्रेन, यही है जो हमें इमोशनल करता है। ओवरवेल्म हो जाते हैं ना हम, एग्जाम आ रहा है ना, किसी को बुरा होता देख के कभी फील हो जाता है, बुरा लग जाता है। इमोशनल जितने भी तुम्हारे अंदर इमोशंस आते हैं बैठे बैठे, उसे ओवर थिंकिंग करते हो तुम, तुम्हारी ओवर थिंकिंग में तुम कहीं पहुंच गए होते हो, बर्बाद भी हो चुके होते हो, वो सब यही करवाता है। तुम्हारी गलती नहीं है, लिम्बिक सिस्टम की गलती है। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम ओवर थिंक करके किसी और दुनिया में पहुंच गए हो ना, तुम बढ़िया से कहानियां, मैं क्या बोलूँ, तो बहुत सारी कहानियों में जब तुम अपने आप ही खुद को फेल फूल कर चुके होंगे, तो तुम अपने लिम्बिक सिस्टम को बोलना कि चुप हो जा, सोने दे। ठीक है, तो इमोशनल ब्रेन कौन सा होता है? लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस और बेसल न्यूक्लियस से बनता है। ये नीट का क्वेश्चन आता है। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, चलें आगे। यस मैम। Yes. नहीं जतिन, निकाल नहीं सकते, क्योंकि इमोशनल होना बहुत जरूरी है। अगर इमोशन ना हो तो फिर तो हम किसी का भी दिल दुखा देंगे, है ना। इमोशंस होते हैं तभी तो हम चुप हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा मन करता है ना मेरे से भी आर्गुमेंट करने का, लेकिन तुम चुप हो जाते हो सोच के कि नहीं यार मैडम को बुरा लग जाएगा, चलो रहने देते हैं। तो इमोशंस है तभी तो हम एक दूसरे के साथ जी पा रहे हैं, नहीं तो भाई साहब दंगल होता दंगल। चलो, अब हमने देखो क्या क्या पार्ट कर लिया, एक बार कर लेते हैं। सेरिब्रम का पूरा पार्ट कर लिया हमने, डन। यस मैम। इसके बाद हम लोग कर रहे हैं डाइनसेफेलॉन, डायन की बात कर रहे हैं हम। Yes. ये डायन के पास एक पड़ा है थैलेमस, थैलेमस का क्या नाम था? Relay center. Center ये of brain. सेंटर ऑफ ब्रेन। हाँ, तो कोई भी सिग्नल आता है ना, मेरे हाथों पैरों से सिग्नल जा रहा है ब्रेन को, थैलेमस से होकर जाता है। कोई भी ब्रेन से सिग्नल मेरी बॉडी को जा रहा है, वो भी थैलेमस से होकर जाता है। तो थैलेमस वो मिडल मैन है जो यहाँ से पैसे लेके दे रहा है, पैसे लेके दे रहा है, ठीक है, वो मिडल मैन का काम कर रहा है थैलेमस। इतना ही थैलेमस का काम करना है। फिर आता है हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस का फंक्शन पढ़ेंगे, और फिर आता है पीनियल ग्लैंड, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। तो तुम बच गए यहाँ पे, ठीक है। आओ, अब खत्म होने वाला चैप्टर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द थैलेमस। भाई पहली तो ये लाइन नीट में ऐसी आ जाएगी। ये होता है थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी। तो जब खुशी मुझसे मिलने आई तो भैया इसको बहुत ठंड लग रही थी, मैं ठीक थी, ठीक है। इसको मैंने हाथ भी इसके गर्म करने की कोशिश की पर हुए नहीं, एक थप्पड़ भी मारा मैंने इसको पर हुआ नहीं। तो थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी की बाहर जितनी मर्जी ठंड है या गर्मी मैम है, ऑफलाइन थप्पड़ मैंने खाया था ना। हाँ पहली है तू। तो बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है ना, चाहे बाहर कितनी ठंडी है या गर्मी है, वो बिकॉज ऑफ द हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट मेंटेन करता है, ये होम्योस्टेसिस भी मेंटेन करता है। अगर ना मेंटेन हो तो हम तो निकल लेंगे भाई साहब। थार डेजर्ट में जाके मैडम पिघल गई शिमला में आके मैं जम गई, ऐसा नहीं है। ये मेंटेन कर रहा है। इट इंड्यूसेस थर्स्ट एंड हंगर। भूख लगती है, मेरी गलती नहीं है, मुझे हर हर टाइम भूख लगती है, मेरा हाइपोथैलेमस का दिमाग खराब है मेरे दिमाग में हाइपोथैलेमस खराब है। और प्यास लगती है, मैं तुमको पढ़ा रही हूँ, मुझे प्यास लग रही है, तुम सुन रहे हो फिर भी तुमको प्यास लग रही है, तो तुम्हारी गलती नहीं है, हाइपोथैलेमस की वजह से है, ठीक है। तो ये नीट का क्वेश्चन है। थर्स्ट सेंटर कौन सा? सटाइटी सेंटर। सटाइटी सेंटर इज व्हेन इट टेल्स यू कि कब खाने से रुकना है, ठीक है। जब वो तुमको बताता है कि अब मत खा, पेट फट जाएगा। और ऐसा होता है, मतलब मेरी इच्छा बहुत होती है। जैसे कल रात को गुलाब जामुन थे, पड़े 8 थे, मैंने 2 खाए। 2 खाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि और मुझसे खाए नहीं जाएंगे। मुझे मन था, लेकिन मेरे बॉडी ने सिग्नल दे दिया कि इससे ज़्यादा मीठा खाएगी तो निकल जाएगी, राइट। तो सटाइटी सेंटर टेल्स यू दैट अब आपको स्टॉप करना है खाने से। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खा रहे होते हैं ना, हाइपोथैलेमस एक्टिवेटेड होता है, उसको पता है हम भी खाना खा रहा है, चलो खाने दो, उसको भूख लगी है, हंगर भी तो वही कंट्रोल कर रहा है। लेकिन तुम खाना खाते खाते उठ जाओ, वॉशरूम चले जाओ, या थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। तुम खाना खाते उठ गए ना, 2 मिनट, 2 मिनट तो कम बोल दिया मैंने, मतलब तुम लगाओ 5 मिनट के बाद वापस आके बैठो, तुम्हारी भूख मर जाएगी। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस को लगा तुमने खाना खाना छोड़ दिया, बॉडी के खाने की रिक्वायरमेंट पूरी होती, वो भाई सिग्नल दे देता है सटाइटी कंप्लीट, अब खाना नहीं खाना है, तो तुम्हारी हंगर मर जाती है। तो जो भूख मर जाती है ना, कभी वो कहते हैं ना खाना बनाते आते मम्मी बोलती है भूख मर गई मेरी, क्योंकि हाइपोथैलेमस इतना खाना सूंघ लेता है उसको ऐसा लगता है बस बहुत हो गया, खाना भर गया, अब इसको खाने खाने की जरूरत ही नहीं है, फील ही खत्म हो गई है। तो खाने की जो फील खत्म हो जाती है ना, वो सटाइटी सेंटर है, वो हाइपोथैलेमस में है। तो वो ब्रेन तुम्हें ऐसे कहता है कि अब और नहीं खाना। और ये जरूरी भी है। एक यार त्योहार है, नाम भूल गई उसका, वो सुपर कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक्स जो होती है, ब्रेन के पीछे 2 न्यूक्लियाई पड़े होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तुम्हारे सिलेबस में आएगा नहीं है। तो एक त्योहार होता है एक कंट्री में, मैं नाम भूल गई, उसमें क्या होता है, अनलिमिटेड फूड मिलता है एंड अल्कोहल मिलता है। तो एक लेडी थी, वो बहुत ज़्यादा बियर पी रही थी, तो उनको चढ़ भी गई, काफ़ी एज के थे वो,
50-60 प्लस थे, तो वो बहुत ज़्यादा बियर पीते थे, तो शायद उनके हाइपोथैलेमस ने वर्क नहीं किया सही से, उनको समझ नहीं आया कि उनको कब खाना खाने से रुकना है। सो शी एट सो मच, उन्होंने इतना खाया कि उनका स्टमक बर्स्ट हो गया था एंड शी पास्ड अवे। तो भाई खाना खाने से रुकना बहुत जरूरी है। हाइपोथैलेमस को थैंक यू बोलो कि बॉम्बार्डमेंट नहीं मैम हो रही उसके तुम्हारी बॉडी। हाइपोथैलेमस को बेयर चढ़ गई थी, तो नहीं फिर उसका हाँ, वैसे जाता तो हाइपोथैलेमस काम किया। नहीं, वैसे वो जलता तो सेरिबेलम में होता है, पर चलो। अच्छा, हार्मोन सिक्रीशंस भी ये कंट्रोल करता है भाई, सबसे पहले तो यही है। ठीक है, प्लेजर, जो प्लेजर की फीलिंग आती है ना मस्त वाली, या किसी से, देखो फियर मोटिवेशन यहाँ भी है, फियर पीछे भी पड़ा था, तो इमोशंस यहाँ भी एसोसिएटेड होते हैं, क्योंकि लिम्बिक सिस्टम में फियर भी, तो इसमें इमोशंस तो आ गए ना हाइपोथैलेमस में, तो जो तुम इमोशन मोटिवेशन फील करते हो, पेन फील करते हो, ये सब हाइपोथैलेमस में, तो तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम्हारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ने परेशान किया हुआ है। ठीक है, इसके फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। ओके, बाकी क्वेश्चन लगाएंगे तो और सीखेंगे। चले आगे। Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. देखो, चलो अब हमारे पास बचा वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो हमने कौन सा वेंट्रिकल कर लिया? Third Third कहाँ पड़ा है? ventricle. कहाँ पड़ा है? dicephalon. cerebrum में हाँ, फोर ब्रेन में पड़ा है, डायनसेफेलॉन। यस यस, ठीक है। चलो अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। तो अगर मैं वेंट्रिकल की बात करूँ तो डायनसेफेलॉन के अंदर वेंट्रिकल पड़ा है। डायग्राम ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, तो ये रहा थर्ड वेंट्रिकल जो मैंने पीछे बनाया था, इसी के आसपास अरेंज है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो ये रहा पीनियल ग्लैंड, लेबल करूँ मैं इसको, तो ये रहा अपना हाइपोथैलेमस, और इसी के नीचे से लटक रही है वो पिट्यूटरी। पिट्यूटरी इनका पार्ट नहीं है, पर पिट्यूटरी यहीं से निकलती है ना, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। तो ये मेरा पड़ा है ग्रीन वाला, दैट इज थर्ड वेंट्रिकल। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. बड़ा ध्यान से देखना, मैं एक लाइन लेके जा रही हूँ नीचे, देखना ये थर्ड वेंट्रिकल यहाँ से नीचे जा रहा है पाइप से, Yes, ma'am. है ना। थर्ड वेंट्रिकल जो कि हमारा फोर ब्रेन था, फोर ब्रेन के बाद कौन सा ब्रेन आएगा? क्या ये पाइप पतली पतली सी है? Hind brain. मिडिल ब्रेन, मिड ब्रेन बेटा, मिड ब्रेन। बीच वाला ब्रेन खा गया तू, है कूद के जाएगा। तो जहाँ पे ये पाइप जा रही है ना, ये पतली सी पाइप है जो मिड ब्रेन में है, उसके बाद ये पाइप अंदर जाके खुल रही है, ऐसे मोटू सी हो रही है, दिख रहा है बेटा? Yes, दिस sir. इज ऑल्सो अ वेंट्रिकल, दिस इज अ फोर्थ वेंट्रिकल। और ये फोर्थ वेंट्रिकल किस में खुल रहा है? इस वाले रीजन को क्या कहते हैं जो गोभी के फूल जैसा है? Cerebellum. 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 ये मोटू को क्या बोलते हैं? पॉन्स। उसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं? मेडुला। Medulla. तो पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम किसका पार्ट है? कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है? Hind brain. तो फोर्थ वेंट्रिकल किधर को मिल रहा है? हाइंड ब्रेन में Hind brain. तो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट होता है? यहाँ लिखा है, ये मैंने उसका चार्ट बनाया था, इन पॉन्स एंड मेडुला। ये पॉन्स और मेडुला में प्रेजेंट होता है और सेरिब्रम की टिप में होता है। देखो कैसे, इसके दो पार्ट्स है, एक तो इसका बेस है इस वेंट्रिकल का, यहाँ देखना ध्यान से, ग्रीन कलर से दिख रहा है बेस। तो वेंट्रिकल का जो बेस है वो पॉन्स और मेडुला की तरफ है, करेक्ट? और वेंट्रिकल की जो टिप है वो किसकी तरफ जा रही है? सेरिबेलम की तरफ। तो अगर मैं तुमसे पूछूं फोर्थ वेंट्रिकल का है, तो तुम बड़े इनोसेंट तरीके से बोलोगे मैम ये तो हाइंड ब्रेन में है ना, मैम ये तो हाइंड ब्रेन में है। लेकिन मैं तुझसे पूछूं जरा और बताइए डिटेल में, है ना, तो तुम मर जाओगे मरना नहीं है तो बताना है कि बेस था पॉन्स और मेडुला में, लेकिन टिप थी सेरिबेलम में। इज इट क्लियर? यस मैम। और तुमको दिख रहा है ये कुएं एक दूसरे से Yes, मिले ma'am. जुले हैं, ये कुएं एक दूसरे से मिले जुले हैं, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये जो मिड ब्रेन में ये जो पाइप जा रही है, जिसके थ्रू फोर्थ वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कनेक्टेड है, इस पाइप का एक अच्छा सा नाम है, बता दूं? यस Ma'am. इससे पहले एक और बताऊंगी ये देखो, ये जो वेंट्रिकल है ग्रीन वाला, जो आपने मेरी थर्ड वेंट्रिकल ग्रीन बनाया, ग्रीन नहीं होता भाई, अलग अलग कलर, जादू नहीं हो, अलग अलग कलर मत कर देना ब्रेन में। अब ये जो थर्ड वेंट्रिकल है ना हमारा, वो यहाँ पड़ा है, इमेजिन कर लो अंदर, ठीक है? तो अंदर एक कुआं है जो पड़ा है, उसी के ऊपर से एक और वेंट्रिकल निकल रहा है। देखो जो थर्ड वेंट्रिकल है वो अकेले पड़ा है, उसी के ऊपर से दो फ्लैप पड़ रहे हैं। किसी ने बटरफ्लाई देखी है? Yes, ma'am. होते हैं ना, यस मैम, देखिए सुंदर वाली। है ना, दो विंग्स होते हैं ना। तो जो हमारा नेक्स्ट जो वेंट्रिकल्स है वो कुछ इस तरीके से आसपास पड़े होते हैं, और उनके बेस पे लगा होता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, सो दिस इज अ थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर से एक लेफ्ट हेमिस्फेयर और एक राइट हेमिस्फेयर की तरफ वेंट्रिकल निकलते हैं। एक को हम बोलते हैं फर्स्ट वेंट्रिकल, एक को हम बोलते हैं सेकंड वेंट्रिकल, और इन दोनों को हम लेटरल वेंट्रिकल भी बोलते हैं।
ये बात समझ में आई? बात समझ में आई? क्या समझाऊं मैं तुम्हें? यस मैम। Yes, ma'am. अरे 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 समझ आ गया इसको? बताओ कैसे समझाया जाए? बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है? तुम्हारे थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर से इस तरीके से वेंट्रिकल पड़ा दिखेगा अगर मैं साइड से देखूंगी, ठीक है? मुझे एक ही वेंट्रिकल दिख रहा है, पर जब मैं ऊपर से देखूंगी तो एक्चुअली में यहाँ पे दो वेंट्रिकल्स पड़े हैं, ओके? और ये लेटरल तरफ जा रहे हैं ना कोने में, तो इनको हम लेटरल वेंट्रिकल भी कहते हैं। एक को बोलूंगी फर्स्ट वेंट्रिकल, एक को बोलूंगी सेकंड वेंट्रिकल, और दोनों किसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं? थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर, कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ना एक दूसरे में भेजते रहते हैं, ये बढ़िया कम्युनिकेट करते हैं। तो अब समझ में आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ प्रेजेंट है? Yes, ma'am. ओह अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट है। चलो चलूँ आगे? Yes, ma'am. अच्छा ओके, तो मुझे एक खाली पेज चाहिए वेंट्रिकल की कहानी बोलने के लिए, नहीं मिल रहा मुझे पेज। अच्छा बताना फिर मेरे को ज़रा, ये मैं तुम्हें स्टार्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल के आगे की तरफ क्या लगा दूँ? कौन सा ऑर्गन था? कौन सा स्ट्रक्चर था? Hypothalamus, ma'am. हाइपोथैलेमस। वो पीछे की तरफ क्या पड़ा था चूचू जैसा, चोंच सी बनी हुई थी? Ma'am, pineal gland. पीनियल ग्लैंड। ये जो नहीं बोल रहे हैं वो क्या किसका वेट कर रहे हैं? नारियल फोड़ू फिर बोलेगा है? तमीज। ठीक है जी। अब यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है एक पाइप, तो बड़ी पतली हो गई ऐसे फिर यार नीचे जाकर नाम मोटी नहीं हो बताया इसने, है। इसका नाम नहीं बताया। यहाँ नाम नहीं बताया मैंने, कब बोला मैंने बताया? अभी तो मैं तुझे हाँ एक्वस एक्विडक्ट होता है, लेकिन पहले तू मुझसे ये तो कर ले यार जो कर रही है, इस पे ध्यान दे। अब ये जो रीजन है, ये वाला रीजन कौन सा ब्रेन का? Midbrain. Midbrain. 6-7 और नाम बनाऊंगी तो मर सकते हो तुम। ठीक है, अब ये जो वाला वेंट्रिकल नीचे बना है इसका नाम क्या है? फोर्थ वेंट्रिकल, Fourth ventricle. फोर्थ वेंट्रिकल का बेस किसकी तरफ है? पॉन्स एंड Cerebellum. Medulla. पॉन्स एंड मेडुला। कौन था ये सेरिब्रम? तेरा मैं सेरिब्रम खराब करूं? सेरिब्रम में टिप है, कौन? Cerebellum में है. वेनम में। ठीक है, यहाँ गोभी का फूल है उसमें है, और ये गोभी का फूल इसको कवर कर लेता है, तुमको दिखाई नहीं देगा एक्चुअली, ऐसे होगा कवर। ठीक है, तो सेरिब्रम में इसकी टिप है, सेरिबेलम में। ओके, अब ये जो ऊपर बैठा है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, ये कहता है ऐसे दो पंख निकाल दूंगा मैं अपने। इसने दो पंख से बना दिए। ओके, ये आगे वाला है, इसका नाम क्या है? ये है वेंट्रिकल, हम्म, सेकंड हाँ, वेंट्रिकल। फर्स्ट वेंट्रिकल जो एक सेरिबल हेमिस्फीयर में पड़ा है, और एक ये सेकंड वेंट्रिकल जो दूसरे सेरिबल हेमिस्फीयर में पड़ा है। राइट, क्लियर? यस मैम। ठीक है, ऑलराइट डन। वेंट्रिकल की कहानी खत्म। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें बनता कहाँ पर है? अभी मैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ बताऊंगी भाई, थोड़ा सा क्लास एक्सटेंड होगी पर आज सुन लो। चलो आगे। Yes, ma'am. आगे मैम ये फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड वाली, इसमें वो किस तरह पता लगेगा? ये फर्स्ट ही सेकंड यस मैम। पता चल गया? ये संजना, तुम लड़का हो? No, ma'am. या तुमने कैमरा ऑन किया तो लड़का क्यों दिखा मुझे? मैम मैम मैंने मेरा तो कैमरा हो नहीं गया किया. था। अच्छा मैंने बोला संजना नाम का लड़का भी होता है। जतिन क्लियर हुआ तुझे? यस मैम। ओके चल आजा। ये वो कहाँ गई, वो जो मरी जा रही थी, ये पतली वाली पाइप, ये मैंने डायग्राम सही नहीं बनाया वैसे, यहाँ पे पाइप पतली बनाना। ये लो सेरिबल एक्विडक्ट, क्योंकि ये क्या करती है, लिक्विड को तो कैरी कर रही होती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को। ठीक है, तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की जो ये पाइप है मिड ब्रेन में, ध्यान से सुनियो इस बात को, मिड ब्रेन में इस पाइप को मैं क्या बुलाती हूँ? सेरिबल एक्विडक्ट। ठीक है, सिर्फ मिड ब्रेन में बुलाती हूँ इसे। समझ आई बात? तो अगर मैं तुझसे ये पूछूं, पीछे आ रही हूँ मैं, अगर मैं तुझसे पूछूं फर्स्ट वेंट्रिकल कहाँ लोकेटेड है? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन? फोर ब्रेन। सेकंड वेंट्रिकल? Yes, ma'am. और ब्रेन।
फोर एक्चुअल ब्रेन में तुमसे क्वेश्चन इतना ही पूछेंगे, ज्यादा नहीं पूछेंगे। थर्ड वाला फोर्थ ब्रेन नहीं है। और फोर्थ वाला हाइंड ब्रेन तो मिड ब्रेन में कुछ नहीं है, सिर्फ पैसेज वाली पाइप है, राइट? इसका स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ओके, इसका ले लिया, इसका ले Yes, लिया। ma'am. सेरुवल एक्विडक्ट वो पूछ सकते हैं। अच्छा, अरे 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 क्या हो गई? स्क्रीन दिख रही है? ओके चलो हाइंड ब्रेन पे चले। तो मिड ब्रेन का क्या है ना, मिड ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल की इधर उधर ट्रांसमिशन करते हैं, पर हम उसके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, आपके लेवल पे नहीं है, वो हायर ग्रेड्स में पढ़ते हैं। तो तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुमको मिड ब्रेन के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना, तुम्हें बस पता होना चाहिए कि उसमें से क्या जा रही थी, सेरिबल। Cerebral aqueduct. इतना याद रखियो, बहुत है, ठीक है। चलिए अब हाइंड ब्रेन की तरफ। अब हाइंड ब्रेन तो तुमको पहले से आता है। अब आ जाओ भाई ब्रेन स्टेम, कहाँ है हमारी ब्रेन स्टेम वाली? यस मैम। देख बेटा, ब्रेन स्टेम में मैंने कल क्या बोला था, जैसे फूल होता है तो फूल एक स्टेम के ऊपर पड़ा होता है। इमेजिन कर ले ये फूल क्या है, ब्रेन, और ये स्टेम क्या है, ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम किस किस चीजों से मिलके बनी होती है? वो मिलके बनी होती है ये मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। पॉन्स, पॉन्स नहीं, और मेडुला ऑब्लोंगेटा। बेटा हाइंड ब्रेन में तो एक और चीज आती है ना, क्या? सेरिबेलम। सेरिबेल, तेरा ब्रम और बेलम तो ठीक कर पहले तो अनीश। सेरिबेलम आता है, लेकिन यहाँ पे सेरिबेलम नहीं होता, क्यों? क्योंकि देखो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर तो यही है ना जो पूरे ब्रोन को होल्ड कर रहा है, सेरिबेलम तो नहीं है सच कर रहा, मेन स्टेम तो यही है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। क्लियर? यो मैम। राइट, चलो अब आता है हमारा सेरिबेलम। ये इधर आ भाई, सेरिबेलम अनीश तू सुन ध्यान से, ठीक है। तो सेरिबेलम कैसा दिखाई देता है अनीश? ये एक बड़ा खतरनाक डायग्राम था जो मैंने कहा था बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ये देख, अगर मैं साइड व्यू में देख रही हूँ, ये इस तरफ का फेस है, ठीक है, किसी का मुंह इस तरफ पड़ा है क्योंकि ये फ्रंटल पार्ट है। तो ये अगर मैं सेरिबेलम देख रही हूँ, यहाँ दिख रहा है तुझे ये वाला? Yes, ma'am. बेटा ये कटा हुआ पार्ट है सेरिबेलम का, ठीक है, एक साइड से। सेरिबेलम को अगर मैं काटूँ ना, ऊपर से सिर्फ टिश्यू हो, तो ये मोटा मोटा सॉफ्ट सॉफ्ट सा दिखाई देगा तुझे, ठीक है। अगर मैं इसे काट रही हूँ तो अंदर तो कोई ऐसे दिख रही है, ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है। Yes, ma'am. अच्छा मेरे को बात बता, अगर इसको तू ध्यान से देखेगा बिल्कुल, तो तुझे दिख रहा है कहीं ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर का फर्क? मैम बीच में आ रहा है व्हाइट व्हाइट से। हाँ, तो सेरिब्रम और सेरिबेलम में एक चीज कॉमन है, क्या? क्या कॉमन है? ग्रे मैटर बाहर की तरफ और एट आउट, वाइट यस, एंड व्हाइट मैटर एट इन। inside. ये क्लियर? बस ये है कि अरेंजमेंट थोड़ी डिफरेंट है, इसमें व्हाइट मैटर कुछ अलग तरीके से लगा है। चलूं आगे? यो मैम। चलो भी सेरिबेलम आओ भाई, जल्दी खत्म करो, बच्चों को भागने दो, मुझे भी गुलाब जामुन खाना है, भूख लग गई मुझे। तो सेरिबेलम अगर तुम पीछे से देखोगे ना, देखो जब साइड से देखते हो ना, तो तुमको सिर्फ एक ही लोब दिखती है इसकी। एक्चुअली इसकी दो लोब्स होती है। अब दिख रही है दो लोब्स साइड से? अगर मैं इसको काटूंगी तो ये मुझे दिखेगा ऐसे 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 ऐसा, ठीक है। लेकिन ये दो लोब से बना होता है, एक लोब से नहीं। तो एक लोब दूसरी लोब से अटैच है, जिस स्ट्रक्चर से अटैच है उसे हम क्या बुलाते हैं? वर्मिक्स, दिस वन। सो ये जो स्ट्रक्चर है ना जिससे ये अटैच है एक्चुअल में, दिस इज नोन एज वर्मिक्स। इज इट क्लियर? यो मैम। तो ये क्वेश्चन आता है कि वर्मिक्स कहाँ पर है, तो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स नहीं है, ये ब्रेन का पार्ट है, सेरिबेलम के दो लोब्स को कनेक्ट करता है। क्लियर? यस यो मैम। देखो इसी को क्या किया, ये ऐसा था, हमने इसको ऐसे ही काट लिया, ऊपर वाला पार्ट हटाया, मतलब ऐसे पड़ा था, मैंने इसको सरफेस से काटा, ऐसे खोल लिया। अब मैं इसको अंदर से देख रही हूँ, तो मुझे अंदर से कैसे दिख रहा है, कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये देखिए वर्मिक्स है यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा वर्मिक्स पड़ा है जो इसको कनेक्ट कर रहा है। ये एक साइड है, ये दो साइड है। मुझे ग्रे मैटर दिख रहा है बहुत अच्छे से, यस मैम। मुझे सेंटर में व्हाइट मैटर दिख रहा है। यस मैम। व्हाइट मैटर जो है वो कैसे से, एक ट्री की ब्रांचेस की तरह है, ऐसा सा नहीं है? क्योंकि ये ट्री की ब्रांचेस की तरह है, तो हम इसको बुलाते हैं आर्बर विटाई। आर्बर मतलब ट्री और विटाई मतलब लाइफ, तो हम इसे बोलते हैं ट्री ऑफ लाइफ। तो सेरिबेलम इज ऑल्सो नोन एज ट्री ऑफ लाइफ, और सेरिबेलम में स्पेसिफिकली जो व्हाइट मैटर होता है उसकी अरेंजमेंट को बोलते हैं आर्बर विटाई, ठीक है। सो आर्बर विटाई इज व्हाट? अरेंजमेंट ऑफ व्हाइट मैटर मैटर इन सेरिबेलम।
व्हाइट मैटर इन सेरिबेलम, नॉट सेरिब्रम, ठीक है अनीश, यस मैम। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है वर्मिस के ऊपर और आर्बोविटाई के ऊपर। अब क्लियर है सबको? और देखो इन्होंने बहुत अच्छे से बोला है ब्रेन स्टेम ये रही, तो ब्रेन स्टेम यहाँ से जा रही है और ये पीछे कहीं लगा है, तो दिस इज नॉट अ ब्रेन स्टेम, याद रखना। ओके चलो मूविंग ऑन। तो देखो ये एक एमआरआई स्कैन है, इसमें कोई बता सकता है, दिख रहा है तुम्हें सेरिबेलम का है? Yo-yo, ma'am. Yes, ma'am. और आर्बर बीटा दिख रहे हैं, Yes, ma'am. है ना? कितने क्लियरली दिख रहे हैं ना, सच में यार बड़े क्लियर दिख रहे हैं। चलो चलो आगे। Yes, ma'am. अब देखो सेरिब्रम और सेरिबेलम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं कैसे? देयर आर सम न्यूरॉन्स जिनकी सेल बॉडी सेरिबेलम में होती है, तुमको दिखाई दे रही है ना सेल बॉडी, देखो सेल बॉडी, और वो सिग्नल भेजती है किसके पास? सेरिब्रम के पास और बेसल न्यूक्लियाई के पास कुछ फंक्शंस के लिए। सो दे आर समहाउ कनेक्टेड टू ईच अदर। कैसे अभी आगे थोड़ा सा करेंगे, चले आगे। Yes, ma'am. चलो भाई सो देखो होता क्या है, ध्यान से सुनना, शॉर्ट में लिखा हुआ है सेरिबेलम सेंड लोकेशन ऑफ मूवमेंट टू बेसल गैंग्लिया, टेल एंगल ऑफ मूवमेंट टू सेरिब्रम, सेंड सिग्नल टू ऑर्गन ऑफ मूवमेंट। अच्छा मुझे बात बताओ, मोटर फंक्शन कौन कंट्रोल कर रहा था? Frontal फ्रंटल पार्ट। अब जो हमारा सेरिबेलम होता है ना, वो क्या करता है? लोकेशन को बैलेंस करता है, ठीक है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि बॉडी का बैलेंस सेरिबेलम करता है। बॉडी का बैलेंस क्या होता है? हमने सुना है कि ईयर हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में काम करता है, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे साथ कोई बैठा है, ठीक है, उसने मुझे कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, या उसने मुझे कुछ फनी सा जोक सुनाया। अब मुझे क्या करना है? उसको ताली देनी है। तो ऐसा तो करूंगी नहीं, मैं ऐसे करके इधर ताली दूंगी। वो बैठा है किधर है? इस साइड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मैं ऐसे बैठी हूँ तो? पीछे टर्न करेगा। पहले पीछे टर्न करना पड़ेगा, फिर उसको ताली देनी पड़ेगी, है ना? ये करना चाहती हूँ मैं। तो क्या करेगा इस चीज को, क्योंकि मेरी बॉडी की लोकेशन को मूव करना है, ठीक है, किस डायरेक्शन में मूव करना है ये नहीं पता, मोटर न्यूरॉन सिग्नल तब देंगे ना, उसको डायरेक्शन भी तो पता चले। तो सेरिबेलम क्या करता है? मेरा सेरिबेलम सिग्नल भेजेगा बेसल गैंग्लियन को, ठीक है। तो मेरे सेरिबेलम ने सिग्नल भेजा बेसल गैंग्लियन को कि पीछे की तरफ मूव कर। तो सेरिबेलम ने मुझे लोकेशन बताई मेरे ब्रेन को कि इधर को मूव करना है, ठीक है। फिर मेरे बेसल गैंग्लियन ने सिग्नल दिया मोटर सेंटर को, फ्रंटल पार्ट को, कि क्या करना है, कौन से एंगल पे मुझे हाथ उठा के से ताली देनी है। तो मुझे इस एंगल पे हाथ उठाना है, ठीक है, ये वाला हाथ नहीं उठाना है, इस वाले हाथ को उठाना है। तो सेरिबेलम ने सिग्नल दिया कि मेरी बॉडी को किस लोकेशन पे मूव करना है, बेसल गैंग्लियन ने सिग्नल दिया कि मुझे किस एंगल पे मूव करना है, और उसके बाद अब जो फ्रंटल पार्ट में, मेरे इस वाले पार्ट में जो मोटर न्यूरॉन है वो सिग्नल भेजेंगे मेरे हाथ को, और फाइनली मैं उसे ताली दूंगी। तो ये कोऑर्डिनेशन मेथड है कि सेरिबेलम ने सेरिब्रम के साथ और उसके बेसल गैंग्लियन के साथ कोऑर्डिनेट करके एक फंक्शन परफॉर्म किया। ये बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अरे वाह, जल्दी समझिए, स्क्रीनशॉट ले लो फिर। बस थोड़ा सा और है, फिर मैं खुद छोड़ दूंगी। ओके, सो सेरिबेलम क्या करता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। सेरिबेलम मेंटेन करता है बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। देखो जब मैं ऐसे, अगर मैं ऐसे पीछे टेक लगाना चाहती हूँ, है ना, तो जब मैं टेक लगा रही हूँ पीछे ऐसे मतलब सपोर्ट ले रही हूँ, ऐसा तो नहीं है ना मैं सडनली गिर गई पीछे पूरा। मेरी बॉडी कंट्रोल में है ना, मैं धीरे 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 पीछे जा रही हूँ, आराम से बैठ रही हूँ, राइट। तो जब मैं पीछे पीछे जा रही हूँ तो मेरी बॉडी का बैलेंस तो डिस्टर्ब हो रहा है ना, लेकिन मेरे बॉडी का बैलेंस ओवरऑल बना रहे, मैं गिर ना जाऊं, तो मेरा सेरिबेलम ये मूवमेंट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो मेरा जो बैलेंस मेंटेन कर रहा है वो सेरिबेलम मेंटेन कर रहा है। इसी की वजह से मैं आराम से पीछे जाके टेक लगा के बैठ सकती हूँ। तो मेरी बॉडी के इक्विलिब्रियम में बैलेंस सेरिबेलम मेंटेन करता है। बात समझ आई? Yo-yo, ma'am. ठीक है। उसके बाद अच्छा यहाँ लिखा है मैंने, हाँ आगे पूछूंगी। ओके, दूसरा है टोन एंड पोस्चर। देखो पोस्चर मेरी बॉडी का जो है वो मेरी हड्डियों की वजह से है, मेरी बोन्स और उससे अटैच मसल्स की वजह से है, तभी मेरी बॉडी ऐसी दिखती है, ठीक है। मेरी बॉडी का एक पर्टिकुलर टोन है। अगर सेरिबेलम ना होता तो मेरी बॉडी में मेरे स्केलेटल मसल बेसिक कंट्रोल कर रहा है। पहले तो अगर हड्डियां ना होती तो मैं एक बोरी की तरह दिखती ना, तो मैं ऐसे गब्बू सी बैठी होती। तो हड्डियों की वजह से एक पोस्चर आया, लेकिन मेरी बॉडी का एक पर्टिकुलर टोन है, वो मेंटेन करता है सेरिबेलम। अगर वो ना होता, पता नहीं मैं कैसे बैठी होती, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस बात को। तुम्हारी बॉडी का पोस्चर एंड टोन जो होता है वो सेरिबेलम मेंटेन करता है तुम्हारी बॉडी में, ठीक है। तीसरा है कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट ऑफ द बॉडी। जो मैंने तुमको अभी बोला ना, दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कि मैं ऐसे बैठी थी, मुझे पूरा टर्न करना पड़ा, हाथ उठा के ताली देनी पड़ी। इट्स अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो ये जो कोऑर्डिनेशन था ना मेरे मोटर सिस्टम का,
बैलेंस के सिस्टम के साथ और डायरेक्शन के सिस्टम के साथ, इन तीनों का जो रिलेशनशिप बना वो सेरिबेलम की वजह से बना। अगर सेरिबेलम मूव ही नहीं कराता मेरी बॉडी को तो शायद मैं उस इंसान से इंटरेक्ट ही ना कर पाती, राइट। तो कोऑर्डिनेशन में मदद करता है ये कॉम्प्लेक्स मोटर मूवमेंट को। बात समझ आई? Yes, ma'am. यस मैम। तो बताओ कि अगर किसी दिन हमारी प्यारी सुनिधि है क्लास में कि निकल ली? मान लो किसी दिन हमारे, अच्छा सुनिधि है, तो किसी दिन सुनिधि जी ने पी लिया, बहुत सारा पी लिया। अब सुनिधि जी इधर उधर झूल रही है, तो सुनिधि जी का क्या खराब हुआ? cerebellum, सेरिबेलम। हाँ, सेरिबेलम में सिग्नलिंग खराब हो जाती है, इसलिए सुनिधि बेचारी इधर उधर गिरी पड़ी है। ठीक है सुनिधि, पीना छोड़ दो। ठीक है। सो बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी केवन मेंटेन करता है सेरिबेलम। तो अल्कोहल पियोगे तो ये डिस्टर्ब होगा। तुमसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि दारू पी के कोई गिरा पड़ा था तो क्या खराब हो गया उसका दिमाग? अरे हुआ क्या खराब? सेरिबेलम। ओके। टोन मतलब कि तुम्हारी बॉडी का टोन एंड पोस्चर। हाँ, यहाँ ज़्यादा बेहतर लिख दिया मैंने कि जैसे अगर मैं बोलूँ मैं इस टाइम बैठी भी हूँ तो मेरी सारी मसल रिलैक्स नहीं है, अभी भी मेरी एब्डोमिनल मसल थोड़ी सी खिंची हुई है, तभी मेरी बॉडी की यह शेप है। हर मसल थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्टेड है, तभी मैं कुछ कर पा रही हूँ। हाथ की मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, राइट। सो ये जो टोन होती है ना बॉडी की और ये जो पोस्चर होता है पूरा, वो सेरिबेलम मेंटेन करता है। क्लियर? yes ma'am, Yes, ma'am. ठीक है। तो तरुण नहीं पीनी है। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट है हमारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? बेसिकली ये जो तुम्हारा ब्रेन होता है ना, इसके अंदर जो वेंट्रिकल में उसमें जो स्विमिंग पूल में पानी भरा था ना, उसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट कौन करता है? ये क्वेश्चन आता है, कौन सिक्रीट करता है? ये सिक्रीटेड बाय कोरोइड प्लेक्सिस। कोरोइड प्लेक्सिस इसको सिक्रीट करते हैं। तो ये देखो, ये तो हमारा ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन नहीं है वैसे, मुझे तो बकरी का लग रहा है। जो ब्रेन है यहाँ पे इन्होंने इसको लेबल करके दिया, मतलब स्टेन करके दिखा रहे हैं। तो तुमको ये हिस्सा दिख रहा है कोरोइड प्लेक्सिस? Yes, ma'am. तो जितने भी वेंट्रिकल्स थे ना तुम्हारे, थर्ड वेंट्रिकल, उसके नीचे जाके, अरे 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 अरे, उसके नीचे जाके कौन सा वेंट्रिकल आता है? फोर्थ वेंट्रिकल। और उसके ऊपर लगे होते हैं फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। इन सबके पास ये गुच्छा प्रेजेंट है जिसे हम कोरोइड प्लेक्सिस कहते हैं, और यही सिक्रीट करता है हमारे पास क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इन सबके पास है। इतनी बात क्लियर? Yes, ma'am. थोड़ा सा पढ़ ले इसको। Yes, ma'am. पढ़ लोगे? Yes, ma'am. ठीक है। तो देखो, कोरोइड प्लेक्सिस एक्चुअल में कैसा दिखता है? तो ये ब्रेन का ही सेगमेंट है, ये ब्रेन का ही सेगमेंट है। ब्रेन के सेगमेंट के अंदर सेल्स का गुच्छा है। ये दिख रहा है कोरोइड प्लेक्सिस, ये वाला है सेल्स का गुच्छा। तो ये एक वेंट्रिकल है, देखो लेटरल वेंट्रिकल है। ये जो ऊपर वाला वेंट्रिकल है ना, खाली वाला, ये देखो एक वेंट्रिकल इसमें दिखा है, ऐसा दिखता होगा। इसके अंदर लिक्विड होगा, पर ब्रेन काट दिया तो लिक्विड बाहर निकल गया। तो एक खाली सी गुफा सी बनी हुई है, उसके नीचे कोरोइड प्लेक्सिस पड़े हैं। तो यही रीजन्स है जो सिक्रीट करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? Yo, ma'am. बढ़िया। ठीक है। तो कोरोइड प्लेक्सिस क्या है, इसमें थोड़ा सा थ्योरी ले आई हूँ मैं, तब मुझे लिखा नहीं गया। सबसे पहले कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इतना याद रखना है, ये वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने पीछे ही देखा। ये करते क्या है? वेंट्रिकल में जो फ्लूइड मतलब वेंट्रिकल और फ्लूइड फील्ड कैविटीज, उसके अंदर ही क्या छोड़ते हैं? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की प्रोडक्शन करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा पहले तो, ये कहाँ होते हैं? वेंट्रिकल्स में होते हैं। करते क्या है ये? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की फॉर्मेशन करते हैं, CSF, जिसको नहीं पता। सेरिब्रो क्योंकि सेरिब्रम में है ना, सेरिब्रो। स्पाइनल क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड में भी है। फ्लूइड क्योंकि ये लिक्विड है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। इसकी रेगुलेशन भी करते हैं कि कितना बनाना है, कितना अब दोबारा से यूज होगा। ठीक है। उसके अलावा ये ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का बैरियर भी क्रिएट करते हैं। किसी ने सुना ब्लड ब्रेन बैरियर? No, ma'am. दैट इज आउट ऑफ दिस स्कोप, बट मैं तुमको ड्रग्स में समझाऊंगी वो। ठीक है। तो ये 3 काम करते हैं, इतना याद कर सकते हैं हम। Yes. सेल्स का गुच्छा है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करता है। वेंट्रिकल उन कुएं में पड़ा है। दैट्स इट। मतलब एक टैप लगा रहा हूँ। अब सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो ये सिक्रीट करते हैं, करते कैसे? छोटी सी बात है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, पर याद रखना ये ब्लड कैपिलरीज है। ये लिक्विड लाते कहाँ से हैं? अपने मर्जी से थोड़ी ले आते हैं ये ब्लड कैपिलरीज से ही निकालते हैं। तुमको याद है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कैसे बनता था? ब्लड कैपिलरीज से बाहर लिक्विड निकलता था, कुछ ऐसे याद है? यस मैम। वैसे ही ब्लड कैपिलरी ब्रेन में भी जाती है। उन कैपिलरीज के पास, वेंट्रिकल के पास एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो तुमसे ये पूछ सकते हैं कोरोइड प्लेक्सिस में कौन से सेल्स हैं जो मदद करते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने के लिए? तो एपेंडाइमल सेल्स किसका काम करते हैं? एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं।
फिल्टर लाइक। जैसे चाय छानी होती है ना, तो ये समझ लो कि वो जो चाय का पतीला है वो ब्लड कैपिलरी है, वो तुम चाय छानी के ऊपर डाल रहे हो, तो चाय छानी तुम्हारी एपेंडाइमल सेल है, तो ये कुछ चीज़ों को बाहर निकलने देती है, तो चाय बाहर निकल जाएगी और चाय पत्ती ऊपर रह जाएगी, तो जो बाहर चाय निकल गया दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो एपेंडाइमल सेल्स क्या करते हैं, ब्लड कैपिलरी से थोड़ा लिक्विड निकाल के ब्रेन के वेंट्रिकल्स में डाल देते हैं, जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। इज इट क्लियर? यो मैम। समझ आया? यस मैम। थोड़ी खतरनाक बात थी। तुम इतना नाम याद कर लोगे बहुत है, इतना डिटेल में आता नहीं है। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हें सिर्फ रिवाइज कर रही हूँ मेडुला और पॉन्स, क्योंकि मैंने तुम्हें ऑलरेडी पढ़ा रखा है। करा दो रिवाइज। यस हिम्मत बहुत है तुम्हारी, है पढ़ने की। ये देख, सब छोड़ दो कॉपी वॉपी, ठीक है, अब बस 5 मिनट के लिए देख लो, चैप्टर खत्म। ब्रेन खत्म। ब्रेन, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला। हम्म मैं ब्रेन मैसेज कर दे मुझे ना, आवाज नहीं आ रही। ओके, सो ये हमारा सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, उसके बाद हमारा हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन में हमारा आता है पॉन्स, और फिर आता है हमारा मेडुला, राइट। तो ये रहा हमारा पॉन्स। अरे मिड ब्रेन तो बनाया नहीं है यहाँ पे, ये है भाई मिड ब्रेन, बनाना भूल गई मैं बड़ा घर को। चलो मेडुला की बात करते हैं। ब्रेन में जो रेस्पिरेशन को मेनली कंट्रोल करता है वो मेडुला, राइट। ठीक है, तो मेडुला क्या करता है, मेडुला कैसे कंट्रोल करता है, उसके पास न्यूरॉन होते हैं, यानी कि सेल बॉडी न्यूरॉन की यहाँ पड़ी है, नीचे जा रही है भैया। ठीक है, नीचे हमारे किसके पास जा रही है, लंग्स वंग्स के पास जा रही होगी। तो ये क्या करती है, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं जो मेडुला में पड़ा होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। किससे बना होता है, न्यूरॉन से ही बना होता है, उसकी सेल बॉडी का गुच्छा है वहाँ पे। ठीक है, हाँ बेटा माइक बंद कर ले, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या करता है, सिग्नल भेजता है कॉन्ट्रैक्शन का, किसको, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम को। डायफ्राम वही जिसके ऊपर लंग्स पड़े हैं, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल मतलब रिब्स के बीच में, ये 2 रिब्स है उसके बीच की जो मसल है, जो तुम बाहर से देख सकते हो। अगर मैं किसी को डाइसेक्ट करके खोलूँ तो इंसान में जो मुझे रिब्स के बीच में मसल बाहर से दिखेगी दैट इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल भेजता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, और इसकी वजह से जब वो कॉन्ट्रैक्ट होती है तो लंग्स की स्पेस बढ़ जाती है और इंस्पिरेशन हो जाती है, राइट, करेक्ट। यस मैम। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट ले लिया। यस मैम। मेडुला को और फंक्शन रेगुलेट करने नहीं आते हैं, तो मेडुला को रेगुलेशन करने के लिए उसके ऊपर वालों से रेगुलेट करता है। ऊपर कौन बैठा है, पॉन्स। पॉन्स के अंदर एक सेंटर होता है नीमोटॉक्सिक सेंटर। तो देखो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, ये यहाँ पड़ा है वाइट वाला, ठीक है, और उसके ऊपर पड़ा है नीमोटॉक्सिक सेंटर। यार वहाँ पे भी तो न्यूरॉन्स ही पड़े हैं, तो ये नीमोटॉक्सिक सेंटर है पूरा। ये इसको सिग्नल भेजता है नीचे। ये क्या कराता था, ऐसे मत क्या रेस्पिरेटरी सेंटर को कंट्रोल करता था ये। करता था, ये तो मैंने भी बता दिया, थप्पड़ मारूंगी। और क्या कराता है, रिड्यूस करता था मैम इंस्पिरेशन, रिड्यूस करता था, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन इंक्रीज, ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को डिक्रीज करता था, राइट। डिक्रीज। हाँ, तो ये उसको सिग्नल देता है कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को रुक जा। ठीक है, ये स्टॉप साइन दिखाता है, नीमोटॉक्सिक, जिसका नाम ही टैक्सिक है तो उसको ऐसे याद किया था। ठीक है, तो ये उसके क्या करवाता है, रेस्पिरेशन को, इंस्पिरेशन को डिक्रीज कराता है, यानी एक्सपिरेशन बढ़ाता होगा। तो हम ऐसे भी लिखते हैं कि नीमोटैक्सिक सेंटर एक्सपिरेशन का प्रोसेस इंक्रीज करता है। ठीक है, उसी के सामने एक और सेंटर है जो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, नीमो के सामने एक और पड़ा होता है जिसे हम कहते हैं एपनॉस्टिक सेंटर। ठीक है, एपनॉस्टिक सेंटर क्या करता है, अब देखो नीमोटॉक्सिक सेंटर ने बोल दिया रुक, इंस्पिरेशन को कम कर दे, ठीक है, उसकी ड्यूरेशन को ज्यादा बढ़ा दे। तो उसने जब नीमोटॉक्सिक सेंटर ने ऐसे उसे रोक दिया, अब यार रोके हुए को हटाना भी तो पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे तो बंदा मर जाएगा। तो उसका ऑपोजिट इफेक्ट करने आता है एपनॉस्टिक सेंटर। एपनॉस्टिक सेंटर कहता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, चल तू दोबारा काम कर, ये नीमोटॉक्सिक तो बोलता रहता है। तो एपनॉस्टिक सेंटर कहाँ पड़ा होता है, एपनॉस्टिक सेंटर पड़ा होता है पॉन्स में, और ये क्या करता है, ऑपोजिट करता है नीमोटैक्सिक सेंटर के। ये पुश करता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को कि तू वर्क कर, अच्छे से इंस्पिरेशन कर। ठीक है, यस मैम। ये भी न्यूरॉन्स का गुच्छा है और कुछ नहीं है, ये एपनॉस्टिक लिख देती हूँ मैं। क्लियर, यस मैम। ओके, वी आर डन हियर। कोई डाउट?
किसी को भी?